अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हस्ब रिवायत अशफाक इसहाक सत्ती। और एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन कल का बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन का आगाज़ आपने नई तमन्नाओं के साथ और दुआओं के साथ किया होगा और हम भी बखैरियत हैं। बिल्कुल जी। और आज के दिन में बहुत सारी अहम चीज़ों के हवाले से बात करनी है। हमने ओलंपिक्स के हवाले से बात करनी है। आप लोग कहेंगे कि भाई मदीहा और अशफाक को क्या मसला है, ये ओलंपिक्स के हवाले से बात क्यों नहीं करते? बट बिलीव यू आस, हम रोज जब भी किसी ओलंपिक स्टार के हवाले से बात करना चाहते हैं तो बाय द टाइम हम उनके टॉपिक तक पहुंचे पता चलता है जी वो ओलंपिक से ही आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये मसला इसलिए है कि ओलंपिक्स हो रहे हैं और ओलंपिक्स ऐसे कि जो कि पोस्टपोन भी हुए थे। गुज़िश्ता साल होना था, कोविड-19 की वजह से नहीं हो सका। इस साल उनका इनेकाद हुआ और उसके अंदर हमारा गया जी नन्ना मुन्ना चुन्ना सा 10 रुकनी दस्ता। और उस 10 रुकनी दस्ते में भी जनाब जो तैयारियां थी वो ना होने के बराबर थी, क्योंकि जो फंड्स थे उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। और वो फंड जो 40 करोड़ के करीब थे वो पहले ही लौटा दिए गए, तो क्यों नहीं लगाए गए? मोस्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो बिलाल हो जो कि वेट लिफ्टिंग में थे, चाहे वो माहूर हो, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हम देख रहे हैं ओलंपियंस मौजूद हैं जो कह रहे हैं हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए थे। जनाब अब सिलसिला जो चल रहा है वो आपने देखा, नजमा परवीन का मामला देख लें, यानी कि पाकिस्तान की बेहतरीन एथलीट हैं, लेकिन वो 7वें नंबर पर आई और आखिरी एथलीट जिसने जो 6ठे नंबर पर आई थी उनसे भी 2.88 सेकंड में जो है उन्होंने 200 मीटर का फासला तय किया। और साथ में इनके बारे में देखें, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या मसला है कि होमवर्क नहीं किया जाता। 22 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 आपको लगते हैं कि लोग जो जाग सकते हैं? इस सब पे बात करेंगे। पीछे गलती किनकी है, पैसे क्यों नहीं लगाए गए, फेडरेशंस क्या कर रही हैं? जो गए भी लोग हैं वो भी जब ये कह रहे जी हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करें, वो वेट लिफ्टर को तलहा को देखें, वो कहते हैं जी मेरे पास जो दूसरे ममालिक के कोच थे वो मेरी हेल्प कर रहे थे और सिर्फ 2 केजी के फर्क से 2 केजी वेट के फर्क से वो मेडल नहीं जीत सका। तो जनाब हुकूमती सतह पर सरपरस्ती होनी चाहिए। और हॉकी, यानी कि आप जरा इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन रहा है और 90s की दहाई के बाद आप ये देखें कि जवाल जवाल और सिर्फ जवाल हम देख रहे हैं। मुझे कहते हैं ना सलीमुल्लाह से। अच्छा, लेकिन बात ये है बड़ा दिलचस्प होता है कि बॉल लेके आगे बढ़े और आगे बढ़े इन द ओलंपिक्स। जब हमने अपने इन हॉकी प्लेयर्स को देखा कि ये नहीं थे, बड़ा दुख हुआ। इस पे बात करेंगे और बहुत सारी खबरें, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना के बढ़ते वार के बाइस विफाक ने भी पाबंदियां सख्त कर दी। बाजार 8 बजे बंद और हफ्ते में 2 छुट्टियों का फैसला। कराची, हैदराबाद में पाबंदियां 8 अगस्त के बाद भी रहेंगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ, मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उम्मीद है जाहिर जाफर को सजाए मौत होगी। लॉकडाउन के निफास ने सिंध में नया सियासी महाज खोल दिया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान का सूबे में गवर्नर राज का मुतालिबा। कहते हैं वजीर आजम मसाइल का फौरी हल निकालें, कहीं देर ना हो जाए। खबरदार, मास्क और वैक्सीन लगाएं, कोरोना एसओपीज के खिलाफ ना जाएं। सिंध सरकार ने थानेदारों को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। जी, और सबसे पहले तो हम बात करेंगे बढ़ते हुए कोविड केसेस की, जिसकी वजह से हमने देखा है कि अब विफाक ने भी पाबंदियां सख्त करने का ऐलान कर दिया है और इस पर अमल दरामद आज से होने जा रहा है और वो 31 अगस्त तक जारी रहेगा। और एनसीओसी के सरबराह असद उमर के मुताबिक बाजार बंद करने का वक्त जो है ये रात 8 बजे कर दिया गया है। और जनाब हफ्ते में 2 रोज छुट्टियां होंगी। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि आउटडोर खाने की इजाजत 10 बजे तक होगी। दफातर में 50% लोग काम करेंगे। असद उमर ने कहा कि कराची, हैदराबाद में 8 अगस्त के बाद सिंध हुकूमत की बंदिशें कम हुई तो विफाक की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे इजाजत जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है। और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो, और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है।
आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों को लागू किया जाएगा। दूसरी जानिब सिंध में तो 31 जुलाई से जुज़वी लॉकडाउन ऑलरेडी जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त के बाद सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। सरकारी दिफात और तालीमी इदारे यहाँ पर मुकम्मल बंद हैं। सिंध में SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार मिल गया है और महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दुकानों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों में SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो पुलिस इंस्पेक्टर कार्रवाई कर सकेगा। 9 अगस्त के ऊपर अभी तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ, फैसले मैं नहीं कर रहा हूँ, टास्क फोर्स करती है। 8 अगस्त को सिचुएशन आएगी, तफसीलात को शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे भी इन मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स को कराची के गली मोहल्लों के लेवल पे एक्टिवेट कर दिया जाए। कोशिश हमारी ये है कि सारे ज़िलों में ये मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश हो। जो लोग लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन लोगों को कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की जरूरत है। सख्त फैसले करना पड़ेंगे, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। तो ये जो नया फैसला सामने आया है, इस पर हम बात कर लेते हैं नज़ीर शाह से, जो कि हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। तो नज़ीर शाह, ये बताइएगा कि लग ये रहा है कि चांदी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए इशफाक, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज 3 अगस्त है, लॉकडाउन को लगे हुआ है तीसरा रोज़ है। न सिर्फ हुकूमत सिंध बल्कि अवाम भी परेशान नजर आती है। अवाम की भी 2-3 कैटेगरीज है। एक वो जो वाकई में इस कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन लगा हुआ और पाबंदियाँ हैं उस पर खुश नजर आते हैं, क्योंकि वो आलमी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जो घर से सिर्फ ये देखने के लिए निकलते हैं कि कोरोना वाकई लगा हुआ है और SOPs पर पाबंदी हो रही है या नहीं हो रही। आप अभी भी सड़क पर निकले तो आपको इतनी बड़ी तादाद सिर्फ ऐसे ही घूमते हुए नजर आएगी, जिनकी वजह से सड़कों पर भी रश है। इसके अलावा जो हुकूमत सिंध की जानिब से 3 रोज में 4 मरतबा ऑर्डर, तरमीमी जो ऑर्डर है वो निकाले जा चुके हैं। जो 14 ऑर्डर जो कल निकाला गया है उसके अंदर बताया गया है कि पुलिस को भी इसके इख्तियारात दे दिए गए। तो अगर आप वज़ीर आला सिंध का पहला बयान सुने, देखिए इस नज़ीर, इससे हमने ये भी देखा, जैसे फैसल सब्ज़वारी साहब भी कह रहे थे कि इससे तो पुलिस की चांदी हो जाती है जब भी लॉकडाउन लगाया जाता है, क्योंकि वो जो उसके बाद जो ताजिर बिरादरी को भी तंग करते हो, जहाँ जहाँ वो उनकी अच्छे रसूख हो तो चीज़ें भी खुली रहती है। तो अब तो मजीद इख्तियारात उनको मिल गए, तो उन पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? आवाम बड़ी परेशान है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पुलिस में काली भेड़े जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबको एक ही लाठी से हाका जाए। वजीर आला सिंध ने जब पहली मरतबा तकरीर की तो उसमें कहा कि पुलिस की चांदी ना करें, SOP पे पाबंदी करें। अगर उन्होंने ये कह दिया था तो फिर कल ये लेटर क्यों निकाला कि पुलिस को भी इसकी इजाजत दी जाए? अब मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। लेकिन ये कारोबार की बंदिश के हवाले से, कारोबार बंद कराने के हवाले से, खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान, ये तो अदालत उज़्मा के जज साहिबान भी रिमार्क्स दे चुके हैं कि किस तरह से एक पुलिस वाला पूरा इलाका कंट्रोल करता है, और हम भी देखते हैं कि किस तरीके से इलाके खुले होते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको उसकी वजूहात बता रहा हूँ। सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजूहात है, कराची में 2 से 3 रोज के अंदर, ये जब से लॉकडाउन लगा है, सियासी पार्टियों के बाअसर तरीन अफराद के घरों में शादी और ब्याह, इस तरह की तकरीबात हुई, पूरे रोड ब्लॉक किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर एक होता है और एक थाने की जो नफरी होती है वो 25 से लेके 50 या 100 तक भी हो सकती है। तो एक असिस्टेंट कमिश्नर, जब उसको कहा गया कि ये जाकर शादी की तकरीबात बंद कराएं, तो उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी सियासी पार्टी की जाके शादी की तकरीबात बंद कराता। पुलिस की तादाद ज्यादा है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की तादाद कम होती है। तो सबसे पहले तो ये जो पुलिस को इख्तियारात दिए गए, लेकिन या तो कमिश्नर भी जाहिर है कि पुलिस की मदद लेता है नज़ीर, खुद जाके तो वो अकेला तने तनहा तो नहीं खड़ा हो सकता, पुलिस को चाहिए उसकी हेल्प करे। देखिए बिल्कुल, पुलिस उसकी हेल्प तब करेगी जब असिस्टेंट कमिश्नर खुद उसके अंदर दिलचस्पी ले रहा होगा। ARY पे हमने खबर चलाई, हमने बताया कि डिफेंस के अंदर 500 लोगों की दावत चल रही है। इसी तरह दूसरी जगह पर भी दावत, तीसरी जगह पे, लेकिन ACs की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह के तवातुर से जो मामलात हो रहे थे कराची के मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पर मार्केटें भी खुली हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे यहाँ एसोसिएशन है जो असिस्टेंट कमिश्नर या इनको बड़े सियासी रहनुमाओं की, जिस आप दावत की बात करें, परसों हमने देखा है कि डिफेंस में हुए है, एक शादी हुई है और बड़े सियासी रहनुमा थे, उनकी बेटी की शादी की तकरीब थी, लेकिन कुछ किया नहीं जा सका। नज़ीर, लेकिन अब ये बताएं कि चेक एंड बैलेंस के हवाले से कुछ काम किया जा सकता है? वही मेरा सवाल जो मैंने पहले कहा था कि लोग परेशान हैं कि जी अगर तमाम तो इख्तियारात पुलिस को दिए जाएंगे तो यहाँ पे लोगों को उतना पुलिस पे एतमाद नहीं है जितना होना चाहिए।
देखिए तमाम तर इख्तियारात उस सूरत में दिए गए हैं कि वैसे तो पुलिस को इतना कहा गया था, जो गुज़श्ता जो इससे पहले का लेटर था, कि असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जहां भी उनको पुलिस की मदद की ज़रूरत होगी वो अपने हमरा लेके जाएंगे, क्योंकि पुलिस का खौफ भी होता है, नफरी भी होती है। लेकिन अब चूंकि इसका दायराकार बढ़ा दिया गया और कराची 2.5 से 3 करोड़ आबादी का शहर है, वहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर और एक डिप्टी कमिश्नर के मातहत तकरीबन 7 से 8 अगर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते। लेकिन हर थाने के अंदर SHO होता है, उसके नीचे इंटेलिजेंस अफसरान होते हैं, मोबाइल गश्त पर मामूर एहलकार होते हैं, मोटरसाइकिल गश्त पर एहलकार होते हैं। तो जहां पर भी वो ऐसी कोई सरगर्मी देखेंगे तो वो अपने SHO को बताएंगे, और कम से कम SHO या इंस्पेक्टर लेवल का अफसर उस पर कार्रवाई कर सकता है। सही। और इनके ऊपर मॉनिटरिंग रखेंगे, जो इनके ऊपर SP, SSPs और DIGs। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, लेकिन पुलिस जो नाकों पर खड़ी होती है, शहरियों को तंग करती है, वो बहुत बिला जवाज होता है। लोग उन पुलिस कर्चन उन लोगों से तंग आ बिल्कुल चुके जी, हैं जैसे जो जैसे हमने आए कल रोज की एक मिसाल भी देखी जी। बहुत शुक्रिया नसीर शाह हमारे साथ मौजूद थे। और जब कोई आवाम को तंग करेगा, हुआ कल ये कि ट्रिपल सवारी पे हमने देखा कि एक मसीहा जो ऑलमोस्ट उन्होंने भी पुलिस से मिलते जुलते कपड़े पहने हुए थे, सियासी SHO जो थे वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने लोगों की और मदद वो की। अक्सर खबरों में रहते हैं। देखिए जरा कौन थे। उठा ले तुझे, उठा ले, उठा ले तुझे, तुझको उठा ले, बिल्कुल उठा ले तुझे। आवाम को भला को वैक्सीनेशन कार्ड और पैसे देने उठा उठा के चेक करने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए हम आपको बता देते हैं कि MNA आमिर लियाकत साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कल इनका जमशेद टाउन में पुलिस से झगड़ा हुआ। PTI के MNA ने वीडियो भी ट्वीट कर दी, और वीडियो में आमिर लियाकत को पुलिस से मुमासलत रखते कपड़ों में आप बड़े आराम से देख भी रहे हैं। आमिर लियाकत ने ट्वीट में कहा कि अपने हल्के में पुलिस की पैदागिरी नहीं चलने दूंगा, और पुलिस वाले अवाम को रोक कर पैसे मांग रहे थे। लॉकडाउन में पुलिस वालों ने मुंह खुला रखा हुआ और पूरा दिन कई ट्रैफिक और दीगर पुलिस एहलकारों को पकड़ा है। और कितने बरहम दिखाई लेकिन दे रहे ये हैं। check and balance में ये आप निकले देखें हुए हैं। कि आमिर लियाकत हुसैन वहाँ पर MNA है, जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी अपने इलाके में तो ये नहीं चलने देंगे, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और ये जा वो जा। तो जनाब, बरतानवी हुकूमत की जानिब से अमरीका और यूरोपीय यूनियन से कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को करंतना के बगैर मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल जी, और तकरीबन 2 साल बाद जब से ये कोविड शुरू हुआ है और बरतानिया में लॉकडाउन था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसके बाद 2 साल बाद जब लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आए तो बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में नजर आए। इकलौते बेटे की शादी में शिरकत ना करने वाले वालिदैन ने 2 साल बाद अपने बेटे और बहू से मुलाकात की। आपने टेलीविजन स्क्रीन पे मनाजिर भी देख सकते हैं। दादा और दादी की पोता पोती से मुलाकातों के दौरान भी हमने देखा कि चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी नुमाया नजर आई। खुद सोचें कि कितना इस कोविड की वजह से हम बाउंड हो गए। बहुत सारे हमारे अपने प्यारे जो हैं वो जैसे दुबई में मौजूद हैं या फिर UK में मौजूद है, उनको पता है पाकिस्तान आएंगे क्वारंटीन करना पड़ेगा, या हमारे प्यारे जो बाहर मौजूद है तो हमें भी वहाँ पे 14 दिन का बड़ा सख्त क्वारंटीन करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में प्यारे मौजूद हैं वो ये सोच रहे होंगे तो हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ना हमने SOPs फॉलो करनी है और ना इतनी दूरियां देखनी है। लेकिन सेहत के हवाले से कितने ये लोग कंसर्न हैं, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि 2 साल बाद इनकी मुलाकातें हो रही हैं। और बरतानिया में जो कोविड के बाद सिचुएशन रही, लाखों केसेस सामने आ रहे थे, फिर वहाँ पर वैक्सीनेशन हुई और बरतानिया कोविड फ्री हो चुका है। अमेरिका में भी हमने देखा कि अनसर्टेनिटी सिचुएशन थी नॉर्मल ना, है। मसला ये था कि अनसर्टेनिटी थी। जो ये कोविड की जो बला आई है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि आप पता नहीं अपने प्यारों को मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। पता नहीं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि जो बरतानिया में सूरत हाल थी, जो अमेरिका में सूरत हाल थी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि पता नहीं जो उनको प्यारे वहाँ पे रहते हैं, अल्लाह ना करे वो कहीं इसकी लपेट में ना आ जाए और फिर पता नहीं वो उनको कभी मिल सकें या नहीं मिल सकें। तो ये वाकई इतने अरसे बाद जब अपने प्यारों को मिलना होता है, वो भी जो दूर मुमालिक में होते हैं, तो ये खुशी दीद नहीं होती है। खुशी होती है और बड़ी अच्छी बात है। आई एम श्योर कि चीज़ें मजीद नॉर्मल भी होंगी और ये कोरोना से हमें जान छूट जाएगी। एक और अहम मामला जिस पे अब हम बात करने जा रहे हैं और जिसके हवाले से हम आपको अपने प्रोग्राम से वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहते हैं, वो है नूर मुकद्दम कत्ल केस का। उस पर हर गुजरते दिन के साथ साथ नए और अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बिल्कुल जी, कुछ दिनों पहले खानदानी ज़राए के मुताबिक कत्ल वाले दिन नूर मुकद्दम ने अपने घर वालों से राब्ता किया था।
नूर मुकद्दम ने उनको कहा था कि अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो ना मुझे तलाश करें, ना ही आप पुलिस से राब्ता करें। जरा ये भी बताते हैं कि मुलजिम जाहिर जाफर पहले भी नूर पर कई बार तशद्दुद कर चुका है। ये वो जराए हैं जो कि नूर और जाहिर के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, वो भी बताते रहे हैं कि कितना वायलेंट बिहेवियर था जाहिर का नूर के टुवर्ड्स। और साथ में नूर मुकद्दम गुज़िश्ता 2 साल से जाहिर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने नूर मुकद्दम केस के मुलजिम जाहिर जाफर को अब जो कल ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है उसमें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया है। और अदालत ने मुलजिम को दोबारा 16 अगस्त को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नूर मुकद्दम कत्ल केस पे लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के अज़्म का इजहार किया है और कहा है कि कातिल चाहे दोहरी शहरियत वाला हो या अमरीकी शहरी, सज़ा ज़रूर मिलेगी। नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है। उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। अगर वो डुअल नेशनल भी हो तभी वो बचेगा नहीं, ये कहना था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उम्मीद है जाहिर जाफर को सजाए मौत होगी। विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं वो पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया है। बाप को ड्राइवर को भी अंदर दिया है, पीछे कोई नहीं छोड़ा। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं, उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। तज्जियाकार मुबशिर लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि आपकी असेसमेंट अब तक क्या है? क्या ये ओपन एंड शट केस है या फिर बहुत सी गुत्थियां हैं जो सुलझना बाकी हैं? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये डेफिनेटली ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुत्थियां भी बहुत सुलझनी है। और आपको बताऊं कि इसमें 2 कैजुअल्टीज हैं। एक नूर मुकद्दम है जो ऑब्वियसली कैजुअल्टी है, और दूसरी इस पूरे इंसिडेंट में सच जो है ना, सच्चाई, वो कैजुअल्टी है। क्योंकि इतनी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो हर तरफ जो है फ्लोट कर रही है, पहले दिन से फ्लोट कर रही है। कभी वो नूर के कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है, कभी ये बताते हैं कि वो तो शादी करना चाहती थी, वो ये होता है। और जिस तरह से पुलिस ने इसको हैंडल किया है पहले दिन से, मुझे ज़रा उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि फैमिली का प्रेशर जो है और उनका पैसा जो है वो कहीं चमक दिखा रहा है। आपको मैं रीज़न बताता हूँ कि देखें, ये 780A का केस है और इसको आपने सिर्फ दहशतगर्दी का केस है ये। अगर ये दहशत नहीं फैला रहा, अगर ये वहशत नहीं फैला रहा, तो फिर और कौन सा मर्डर जो है वो वहशत फैलाएगा? इसमें बेहेडिंग है, ठीक है ना। और ये बहुत खौफनाक केस है। और अब 302 का करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कसास और दियत आप कसास और दियत में उसको ले आएंगे और उसको माफ कराने की आप कोशिश करेंगे, माँ बाप को प्रेशराइज करेंगे, सोशल इश्यूज होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर 780A लगा होता तो उसमें एक कसास और दियत फिर एप्लीकेबल नहीं था। तो पहले दिन से इस मुलजिम को बचाने की कोशिशें जो हैं वो बहुत तेज हैं और बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन जो क्रिएट की जा रही है। और मेरी जो इत्तला है, मैं आपके थ्रू ये बता दूं, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा। इसमें एक साबिक वजीर आजम का बेटा भी इन्वॉल्व है, इसमें एक ब्यूरोक्रेट का बेटा भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है। ये पूरा गैंग है और ये गैंग है, ये सुना है अभी। अब देखें, हर चीज हमें कंफर्म नहीं है, कुछ हम चीजों को थाने बाने बनाकर हम सुनते हैं कि सुना है कि गैंग है जो ट्रैप करता है लड़कियों को। अच्छा। और उसके बाद उनकी वीडियोस वगैरह बना लेता है, फिर उनको ड्रग्स प्रमोशन के लिए, ड्रग्स सेल के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी तक मुझे समझ आ रही है बात, ये मैं अपनी अकल से कह रहा हूँ, अच्छा। ये मैं किसी इंफॉर्मेशन पे नहीं कह रहा, कि जो उसने पैसे मंगाए थे अपने ड्राइवर से, 7 लाख उसने मांगे थे, फिर 3 लाख आए थे। पता नहीं कौन सा ड्राइवर है जो 3 लाख एकदम से ले आया आधे घंटे के बाद। मेरा ड्राइवर क्या, मेरे तो
घर वाली नहीं 3 लाख रुपया ला सकती एकदम से। बिल्कुल, बाद में बहुत तो, सारे जराए ने बाद में कहा कि जी ये कंफर्म भी नहीं हो सका कि 3 लाख आए भी थी या नहीं आए थे, क्योंकि पहले कहा गया था कि जी उसके गार्ड से, जाहिर के गार्ड से रिकवर कर लिए गए। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि 780 का केस है, ऐसे ही उस्मान का केस भी था कि उसको देखते थे तो उसको देख के भी खौफ और दहशत आने लग जाती। तो आपको नहीं लगता था कि ये जो इतना बड़ा केस है, जो कि टेस्ट केस बन चुका है, यहाँ पे अब स्टेट को भी मुद्दई एक तरह से आ जाना चाहिए ताकि बाद में किसी भी किस्म की छूट ना मिल सके जाहिर जाफर को? देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको बचाने की कोशिश हो रही है। इसमें भी कोई राय नहीं है कि यहाँ पैसा चल रहा है। और आप देखें, आपकी अपनी मुख्तलिफ अखबारों के क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो माइल्ड हो गए हैं रिपोर्ट करते हुए, वो उस शिद्दत के साथ उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो बस डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। आपको मैं बताऊं, इसमें कुछ सवालात मुझे अभी समझ नहीं आ रहे अच्छा कि अगर उसके पास पिस्तौल थी और उसने जो पिस्तौल फायर करने की भी कोशिश की एक थेरेपी वर्क्स वाले के ऊपर, तो उसने उसको नाइफ क्यों किया? उसने यानी वो एक कसाई वाला अमल जो है वो उसने क्यों किया? तो उसकी जो है ना कई रीजंस हैं। एक जो मुझे समझ आती है ना, अब मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, कोई मुझे उसको कोई सैटेनिक कल्ट से मिला रहा है, कोई उसको इल्यूमिनाटी से मिला रहा है, कोई किसी और से मिला रहा है, लेकिन उसकी मुझे प्रूफ नहीं नजर आ रहा। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो उसको मुझे प्रूफ मुझे ये करता है कि वो चाहता था, बड़ा प्लान्ड मर्डर था कि बॉडी को डीकम्पोज किया जाए। अच्छा। और उसको आप जैसे पार्ट्स में करके फिर आप उसको डीकम्पोज करते हैं, और उसका बाहर जाने का भी कोई प्लान नहीं था। अब वो पता चला कि वो टिकट जो उसका आया था पहले दिन वो टिकट था। सो देयर इज टू मेनी थिंग्स। इतनी जल्दी जब इतनी चीजें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। But he planned it and he couldn't do it. मैं एक मिनट, सॉरी, एक मैं बात कर लूं। मैं अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होऊंगा तो मैं इसके माँ बाप और इसकी छोटी बहन की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं करूंगा। ठीक है ना? आप ये देखें कि इसकी बहन गायब है और आखिरी इत्तला तक हमें ये पता था कि वो यहाँ थी और उसने नूर को बुलाया और इसके 2 दोस्तों ने बुलाया और वो सडनली लंदन पहुंच गई। ये ताने बाने कौन जोड़ेगा ला? अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि प्लानिंग सारी दिखाई देती है, फिर वो गोली फंसने वाली खबर भी सामने आई थी कि जनाब उसने फायर किया था लेकिन गोली फंस गई थी। और जिस तरह से आपने कहा कि वो मुफख्खर अदील वाला जो मामला था उसी तरह पे शायद डिकम्पोज भी करना चाह रहा था कि सुराग ही मिटा दिया जाए। तो अभी पुलिस की जानिब से जो चीज़ें की जा रही हैं, एक तो एक और चीज़ भी, एक और फैक्टर भी, एक तो ये कि जिस तरह से केस के हवाले से आप कह रहे हैं कि 780 नहीं लगाई, दूसरी चीज़ ये भी है कि उसकी जहनी हालत को भी आगे जवाब बनाया जा सकता है कि जनाब वो तो इस तरह से मुमकिन तौर पर जहनी तौर पर मुतासिर था और फिर इसको बिल्ड करके केस को और कमजोर किया जा सकता है चालान में। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके और आपके नाजरीन से मैं एक सवाल करता हूँ छोटा सा। यार, हम लोग सारी उम्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे ना, तो सवाल हमने भी करने हैं, सिर्फ पुलिस तो नहीं करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जहनी मरीज था तो थेरेपी वर्क्स का काउंसलर कैसे था? वो तो जहनी मरीजों को और ड्रग एडिक्ट्स को काउंसिल कर रहा था। बिल्कुल। तो पहले तो ये तो साबित नहीं हो सकता कि वो जहनी मरीज था। ये तो एक फेक प्रोपेगेंडा जो पहले दिन से दिया जा रहा है ना, वो दिया जा रहा है। ठीक है ना? अगर वो जहनी मरीज है, चले मैं एक लम्हे के लिए आपका ये मफरूजा मान लेता हूँ कि जहनी मरीज है, तो फिर तो उसके माँ बाप और थेरेपी वर्क्स वाले सारे लोग जो हैं उन सब के ऊपर 302 लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने एक जहनी मरीज को ड्रग काउंसलर बनाया और इसीलिए पहले दिन ही उन्होंने वेबसाइट से उसका नाम भी हटा दिया था। अच्छा, ये पॉलीग्राफ जो टेस्ट हुआ था इसका, उसकी कुछ डिटेल्स आपको पता चल सकी हैं कि क्या इसमें भी काफी हुआ? ड्रामेबाजियां करने क्या की कोशिश की। पहले बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा, लेकिन उसमें क्या कुछ सामने आया चीजें? देखिए, अभी ये जो फोरेंसिक लैब वाले लोग हैं ना, ये बड़े टाइट लिप्ड हैं क्योंकि इनको कोर्ट के ऑर्डर्स हैं पुलिस को और इनको कि केस की कोई चीज़ जो है ना वो बाहर ना निकले। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने ड्रामे तो ज़रूर किए होंगे, यानी वो बड़ा शातिर आदमी है, वो इतना प्लान करके, और मेरी नज़र में, मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र में इंतहाई क्रिमिनल है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ इसको जरा नोट करिए, ये बड़े अहम नुकते हैं। एक इसका सोशल इशू है और एक इसका क्रिमिनल इशू है। ठीक है। जो डिफेंस है ना वो क्या चाह रहा है कि सोशल इशू और क्रिमिनल इशू जो है ना वो मिक्सअप हो जाए कि जी एक लड़की है, वो पार्टी गर्ल है, तो वो ये करती है, तो वो ड्रग्स करती है। भाई, इससे किसी का कत्ल नहीं जस्टिफाई होता ना। अगर कोई जुर्म करता है वो तो नहीं बख्शा जाएगा ना, वो तो नहीं माफ होगा ना। एग्जैक्टली, ये क्या सोच है मुबश्शिर लुकमान साहब कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो विक्टिम को लताड़ने लग जाती है, बजाय कि वो विक्टिम के लिए खड़ी हो, उसके लिए आवाज उठाए, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है, उसकी विक्टिम शेमिंग हम शुरू कर देते हैं।
آج آپ کو میں ARY کے اوپر ایک بات بتا رہا ہوں اور آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ ٹیک آؤٹ کریں. آپ پچھلے 25 سال میں ایسے سملر کتنے مرڈرز ہوئے اسلام آباد میں اور پھر وہ حش حش ہو گئے, اور بڑے امیروں کی بچیاں, بڑے گھروں کی بچیاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر کچھ سال بعد وہاں پہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ سارے پاورفل لوگ ہیں بچ جاتے ہیں, امیر لوگ ہیں بچ جاتے ہیں. اس اچھا ملک میں مبشر دورہ صاحب معیار تو ہے نا جی. ایک آخری چیز, یہ جو ملزم اس صورت میں نارملی پولیگراف ٹیسٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب ملزم اقرار جرم نہیں کرتا یا سرکمسٹینشل ایویڈنس اس جانب پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اس میں ملزم اعتراف جرم کر چکا ہے بظاہر انیشلی, اور اس کے بعد ایویڈنس بھی اس کی جانب پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. پھر اس پولیگراف ٹیسٹ کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے اس کا 164 کا بیان نہیں لیا تھا. 164 میجسٹریٹ ہوتا کے ہے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے اور جج کے سامنے, اور جو پولیس کی کسٹڈی میں اقبال جرم ہوتا ہے اس کی لیگل حیثیت ویلیو نہیں نہیں ہوتی ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے زبردستی مار کے میرے سے یہ لیا ہے. تو فورینسک ٹیسٹ جب آپ کرتے ہیں, پولیگراف ٹیسٹ جب آپ کرتے ہیں, تو ایک سائنٹیفک اس کا ایویڈنس آ جاتا ہے, اور اس میں وہ جو ہے نا وہ ریفیوٹ نہیں ہو سکتا عدالت میں. پولیس کی اب یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا 164 کا بیان کیوں نہیں ہو سکتا. یہ کون سی بڑی بات مشکل تھی کہ آپ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے آپ نے ملزم کا بیان لینا تھا, اس میں کون سی بات تھی. روز وہ کپڑے بدل کے آ رہا ہے, روز وہ اپنا تیار ہو کے آ رہا ہے, روز وہ نہا دھو کے آ رہا ہے, اور وہ پولیس والا کہتا ہے کہ معصوم بچہ یہ کون لوگ ہیں بھائی. اس طرح کے قاتلوں کو اس ملک میں پیٹرنیج مل رہی ہے. تو میری بھی بیٹی ہے, آپ کے بھی بچے ہوں گے, بہن بھائی ہوں گے ساروں کے. ہم لوگ اپنے بچوں کو کس معاشرے میں بڑا کر رہے ہیں؟ اس قاتل کو نہ صرف سزا ملنی چاہیے بلکہ اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے, کیونکہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب کے گھر میں, ہم خود لڑکیاں ہیں, ہمارے گھر میں بہنیں بھی ہیں, لوگ ہیں, بچیاں بھی ہیں, اور لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں شادی بھی ایسی جگہ پہ کر دی جائے کہ اگلا شخص ظاہر جعفر جیسی سوچ کا ثابت ہو. بہت شکریہ جی مبشر لقمان صاحب, سینئر جرنلسٹ ہمارے پر موجود تھے, اور اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ صرف قانونی پہلو نہیں ہے, یہاں پر معاشی پہلو بھی ہمارے کافی آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی, سوسائٹی بھی اس پورے کیس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. اب جی خیر آگے بڑھتے ہیں. اشفاق, ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بھی ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جو کہ کافی زیادہ دل دہلا دینے والا ہے. ایک شخص کی 4 بیٹیاں 2 روز سے لاپتہ ہیں. پولیس بھی ان کو تلاش کرنے میں اب تک ناکام ہے, اور جو والدین ہیں ان کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے. 10 سالہ انم, 11 سالہ جو کنزا ہے, یہ 2 پڑوسی بچیوں کے ساتھ اورنج ٹرین دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی تھی, لیکن یہ واپس نہیں آئی. اچھا, اور یہ چیز ہے کہ وہ بچیاں اکیلی نکلی تھیں, گھر والوں کو بتا کر نکلی تھیں. بہت سے سوالات ہیں, اور آخری بار بچیوں کو اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشن پر دیکھا گیا, اور بچیوں کے پاس جو موبائل فون بھی موجود تھا وہ بند ہے. اور یہ رپورٹ آپ نے دیکھی, پورے پاکستان میں ہر روز کیسز سامنے آتے ہیں. بچے اغوا ہو گئے, گھر کے باہر سے ہو گئے, 4 سال کا بچہ, 9 سال کا بچی, 8 سال کا بچہ. اور ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے, سب کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے, محلے داروں کی ذمہ داری ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بھی خبریں دیکھتا ہے یا اپنے محلے کے حالات پر نظر رکھتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آس پاس کس طرح کے درندے بھیڑیے موجود ہیں جو کہ ایڈلٹس کو نہیں چھوڑتے. اشفاق, ہم انفارچونیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو بچیاں ہیں بہت ساری جگہوں پہ تو گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں, تو یہاں پر تو ماں باپ کو اسپیشلی نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ کو رشتہ داروں سے نظر رکھنی ہے, اور یہ نہیں صرف بیٹیوں کے بارے میں آپ کو ذرا پرٹیکولر طور پہ خیال رکھنا چاہیے, الارم رہنا چاہیے. بچوں کے حوالے سے, بیٹوں کے حوالے سے بھی آپ کو الارم رہنا پڑے گا. یہ وہ سوسائٹی نہیں ہے جس میں مطلب آپ کھلے عام بڑے آرام سے اپنے بچوں کو لے کے آپ کیئر فری ہو سکتے ہیں, ہمارا بچہ جہاں مرضی جائے. اللہ کرے جی ان کی بچیاں جو گھروں کو لوٹ کے نہیں آئیں, یہ خیر و عافیت سے صحیح سلامت بالکل ٹھیک بغیر کسی انفارچونیٹ حادثے کے اپنے گھروں کو واپس پہنچے. اللہ کرے ان کو ایسا مسیحا مل جائے جنہوں نے ان کا خیال رکھا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بالکل خیریت سے ہوں, اور اگر کسی کے گھر پہ ہوں, کسی نے مطلب امانتاً ان کو رکھا ہوا, کسی کو ان کے ویئر اباؤٹس کا, ان کی فیملی کا نہ پتہ ہو, تو اگر ARY نیوز کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر. الہی آمین. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی
जनाब, तो अब वक्त आ गया है टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से बात करने की, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स हम काफ़ी अरसे से आप लोग कह रहे होंगे कि जो अशफाक और मदिया ये डिस्कस क्यों नहीं करें, क्योंकि मसला ये था कि रोज़ हम तैयारी के साथ आते थे, रोज़ हमारे साथ एक पेयर होते थे जिनको हमने डिस्कस करना होता था, उनका मैच होता था, और जब भी बात करने से पहले पता चलता था दैट ही इज़ आउट ऑफ द लीग, वो निकल गए जनाब मुकाबले से। तो इसमें हम उनका कसूर नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए टैलेंट की कमी नहीं, जब पीछे से उन पर एफर्ट ही ना किया हो, जब फेडरेशन ने कोई काम ही ना किया हो, तो हम बेचारे उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। और आपको क्या लगता है कि 22 करोड़ की आवाम में सिर्फ बेचारे ये 7 लोग जिनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी, यही मौजूद थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फेडरेशन की कारकर्दगी पे ना इतने लंबे सवाल बन गए हैं जनाब। और वैसे लोगों के अंदर होने पे इशू होता है कि फलां बंदा अंदर हो गया, ओहो हो बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर बाहर होने पे इशू है, यहाँ पर बाहर होते जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ बाहर होते जा रहे हैं। और जनाब अभी हमने ये देखा टैलेंट अशफाक हमारे शो में, यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे माहूर जब हमारे शो में आई थी तो माहूर ने भी कहा था कि जी मैं खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेनिंग जो है वो ले रही हूँ, उसके बाद तलहा वगैरह इतने यहाँ पे लोग आते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे भी लोग जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं तैयारी की गई। अब एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जी टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के जो मजीद 2 खिलाड़ी ये भी बाहर हो गए हैं। 200 मीटर रेस में नजमा परवीन जो हैं ये आखिरी नंबर पर आई हैं, और पता चला है कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने नजमा परवीन को भेजने से मना किया था, और नजमा परवीन तो शादी के बाद से ट्रेनिंग भी नहीं कर रही थी। और इस हवाले से फिटनेस से भी स्पोर्ट्स बोर्ड बेखबर था। और कुछ ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और इस हवाले से खबरें तस्दीक शुदा हैं या नहीं है, कि वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी, और उसी असना में उसी तौर पर उन्हें भगाया गया वहां पर जाके। और आप ये यहाँ पे नजमा परवीन का भी आदत है कि उनको भी बताना चाहिए था अगर शी वाज एक्सपेक्टिंग। 7 प्लेयर्स में 7वें नंबर पर आई, और आखिरी जो प्लेयर थी, आखिरी जो एथलीट थी, उससे भी 2.88 सेकंड देर से वो वहां पर पहुंची हैं। तो जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे आप लोग हरगिज़ ये मत समझें कि हम नजमा परवीन को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ करें, हम इनको नहीं क्रिटिसाइज़ करें। हम फेडरेशन को, उन लोगों को जिन्होंने इनको चुना, लेके गए, वो शादी की बाद प्रैक्टिस भी नहीं कर रही थी, उनका फिटनेस लेवल भी नहीं देखा गया, फिर भी उनको लेके गया। और ऑफ कोर्स कोई भी शख्स और उसको पता हो कि जी उसको पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो वो क्यों नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो बेसिकली स्पेसिफिकली हम नजमा परवीन को डिस्कस करें उस वजह से भी, क्योंकि हमने देखा जी टीवी होस्ट वकार ज़का ने एक वीडियो बनाई तबसरा करते हुए, और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। आपको एक बार फिर से कहें, देखें हम फिर से आपको कहें, आवर प्रेयर्स आर विद नजमा, लेकिन नजमा यहाँ पर तैयार नहीं थी, वो बेचारी प्रैक्टिस भी नहीं कर रही थी। हम फिर से आपको कह रहे हैं, हम नजमा को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि किन प्लेयर्स को, पिछले साल तो ओलंपिक्स हुए नहीं थे, तो आपने किन को चुना, क्या आप किन को लेकर जा रहे हैं। अगर फंड्स की कमी होती तो बात होती, कोई इशू होता तो बात होती। आपने दूसरे एथलीट्स देखें कि वो फिजिकली कितनी फिट है। अच्छा, उसके अंदर जनाब स्टेमिना मैटर करता है, उसकी एंड्योरेंस मैटर करती है। और 200 मीटर की हीट थी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये है कि स्प्रिंट करते हुए आप ये मुकाबला, और आप ये देखें उनकी स्ट्राइड्स देखें, वो जो एथलीट्स हैं और किस तरीके से उन्होंने भाग के दौड़ के ये मुकाबला जो है वो तय किया, कितनी प्रैक्टिसेस की होंगी, कितने उनके ऊपर जो है फोकस किया होगा, उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी डाइट पे, कितने स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके डाइटिशियंस होते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके साथ उनके कोचेस होते हैं जो उनको गाहे बगाहे हर जगह पे लीड कर रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि जी जो एक बेचारी खातून है, उन्होंने उनकी तैयारी भी नहीं थी, उनको आप भेजते हैं, और आप देखिए 7 खिलाड़ियों में से 7वें नंबर पर आई, वो भी 6ठे नंबर से भी काफ़ी पीछे थी। तो फिर से वो बात कर रहे हैं, वी नॉट क्रिटिसाइजिंग नजमा, वी आर क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम, जो कि बगैर किसी क्राइटेरिया, बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी होमवर्क के ओलंपिक्स में यहाँ पे खिलाड़ी लेके गए हैं, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी जाते हैं वो पहले ही मुकाबले में नॉकआउट हो जाते हैं। तो अब ये पता चलना चाहिए भाई, पिछले साल ओलंपिक्स हुए नहीं है, आपने काम क्यों नहीं किया, ये सिर्फ 7 लोग ही आपको मिले और थे। क्या ये स्पोर्ट्स बॉडीज जो बनी हुई हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गई, ओलंपिक एसोसिएशन हो गई, क्या सिर्फ ये ओहदों के लिए, क्या ये सिर्फ पैसों की तकसीम के लिए ये बने हुए हैं, और जो टैलेंट को तबाह करने के लिए बने हुए हैं, या टैलेंट को प्रमोट करने में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि इशफाक पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जो नजमा परवीन है ये भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट को भी पजीराई चाहिए होती है, टैलेंट पे काम करना पड़ता है, टैलेंट पे एफर्ट करनी पड़ती है। कमी है पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं वो मेरिट पर खिलाड़ियों के इंतखाब की है। सहूलतों के बगैर हाई जंप का मुजाहरा करने वाले मुकामी खिलाड़ियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी बगैर किसी साजो सामान के घरेलू अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर
आप खुद सोचें, इन खिलाड़ियों पर मेहनत की जाए तो पाकिस्तान ओलंपिक्स में कई मेडल जीत सकता था। अब आप देखें ना अशफाक, ये लोग अपने तई, वो कितना अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने तैयारियां की अच्छा, हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि उसको ये हाई जंप के लिए बूस्ट किसने दिया और जिस तरह से उसने लैंड किया, दैट इज ग्रेट, लेकिन अशफाक, अच्छा लेकिन जी। नीचे कोई ना कोई मैट्रिक्स कोई ऐसी चीज होती है कि लैंडिंग के लिए उसको हेल्प आउट करे, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। और एक शख्स खड़ा है, जब हम हर्डल एक बड़ा खड़ा करते हैं ना, उस हर्डल की जगह यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अपने तई इन लोगों ने सारी एफर्ट की है ना, Just क्यों नहीं imagine। इन पे काम किया गया? और ये इस पे फोकस किया जा सकता है। और आप ये देखें कि कितना टैलेंट है कि उसके बाद ही लैंडेड ऑन हिज फीट। और अगर वहाँ पर मैट वगैरह हो या इस तरह की चीजें क्या हो कमाल तो सोचें। काफी बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल आप ये सही। देखें, टैलेंट मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लेकिन टैलेंट अशफाक बहुत देखिए, है। फर्ज करें आपके पास टैलेंट है, मुझे पता है आप में टैलेंट है, लेकिन समहाउ मुझे आपके टैलेंट को मुझे मजीद बूस्ट करना है ना, तो मैं आपको इनकरेज करूंगी, जी। मैं मजीद देखूंगी और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जिनकी मुझे आपको तैयारी करानी, मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगी, मैं आपके फिटनेस पे काम करूंगी। अगर आप सिर्फ टैलेंटेड ही हो ना, आपकी ट्रेनिंग हो, तो क्या फायदा? क्या फायदा? क्योंकि ये ओलंपिक्स, ये गली मोहल्लों की कोई गेम्स नहीं है, ये ओलंपिक्स है जिसके लिए ऐसे ही। लोगों ने कब से तैयारी की होती है। तो आई एम श्योर कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसके ऊपर नोटिस भी लिया जाएगा और सिर्फ वक्ती तौर पर तस्करा नहीं होगा बल्कि प्रमोट करेंगे इस नौजवान को। अच्छा, आपने वायरल की बात की ना, आजकल सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई है और उसमें हुआ कुछ ऐसा कि एक पाकिस्तानी नौजवान जिनका नाम था, लाहौर से इनका ताल्लुक है, गाजी तैमूर। गाजी को मिला जनाब एक वॉलेट गिरा हुआ जिसमें एक कार्ड था। अब गाजी ने, और जिनका कार्ड था उनका नाम था राहुल, पूरे सोशल मीडिया पे, वो ट्विटर था, वो इंस्टाग्राम था, तैमूर ने बड़े कमाल तरीके से एक कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं किस तरीके से पहुंच रहा हूँ राहुल के थ्रू। पहले उन्होंने जाके पता कराया कि बैंक में नाम के जो उनकी देखा कि लंदन में कितने राहुल नाम के लड़के हैं, फिर वो क्या काम करते हैं, फिर कौन फलाने बैंक में काम करते हैं जिसमें इनका अकाउंट भी जस्ट था। इमेजिन, अकाउंट जो मिला था वो भी था लिंक्डइन का, वो भी हाँ, लॉक। यस। उसके बावजूद जनाब कहीं से सुराग नहीं मिला, लेकिन लिंक्डइन के प्रोफाइल से फिर अकाउंट फाइल से पता ढूंढ निकाला और राहुल को अमानत लौटा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक स्टोरी जैसे होती है ना, हाँ। स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज होता है उस तरीके से वो वक्तन फवक्तन अपडेट भी करते और रहते हैं। एंड में जब उनके ऑफिस के बाहर गए तो हेड ऑफिस के बाहर जाके उन्होंने तस्वीर भी एक डाली और उन्होंने कहा कि राहुल मैं आ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इज अ वेरी फिल्मी नेम। तो बड़ा जबरदस्त तरीके से कि लिखा, अंजलि की तरह भागते दौड़ते राहुल के दफ्तर जा रहा हूँ, लंदन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक। गाजी तैमूर का जो जेस्चर इसके काफी ज्यादा अच्छा, चर्चे एंड में भी राहुल हो के रहे साथ हैं। तो पिक्चर थी या नहीं थी? एंड में राहुल की पिक्चर लगाई जिसमें राहुल के पास उनका वॉलेट था जिसको लेके गाजी तैमूर वहां पे पहुंचे थे। तो जनाब हमारे साथ गाजी तैमूर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये तो बड़ा फिल्मी अंदाज आपने बना दिया, मतलब लोग आपकी स्टोरीज को एंजॉय करते रहे। और ये तलाश का सफर कैसा रहा आपका? जनरली मैं खुद कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों को हंसाता रहूँ, उनके साथ जब भी इंटरेक्शन हो जोक्स क्रैक करता रहूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था कि यार किसी का वॉलेट मिला है और वो बंदा जो है वो खुद स्ट्रेस में होगा, तो मुझे जल्द से जल्द उसको पहुंचाना है। और मैं अपने दोस्तों से मशवरा भी मांग रहा था, तो उस वक्त तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं आया। मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ यार ये वॉलेट मुझे मिला है ट्विटर पे और इसको मैंने ये एक शख्स है जो राहुल, इसको इस तक पहुंचाना है। तो बस वो फिर खुद ही फिल्म बनती गई साथ साथ जब जो कुछ हो रहा था। और थोड़ा सा मैंने कहा कि मेरे दोस्त जो एंगेज हुए थे मुझे मशवरे दे रहे हैं कि यार ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उनके साथ थोड़ा सा ये मजाक भी किया जाए। तो वो मजाक में वो पूरी फिल्म बन गई जो माशाल्लाह से आई जस्ट सॉ कि जिस तरीके से इट्स ब्लोन अप और फिर मीडिया में भी पिक हो गई और पूरी वहाँ से दुनिया कहीं में। आपको लगा कि राहुल की तलाश के दौरान के, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी मुश्किल थी, आप साथ साथ ट्विटर पे सब शेयर भी कर रहे थे, ट्वीट्स भी कर रहे थे, कहीं लगा कि पता नहीं शायद राहुल नहीं मिलेगा? कांस्टेंट यही चैलेंज था कि मैं पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे, वहां पे नहीं मिला, उसके बाद फिर गूगल पे देखा, खुद नहीं मिल सका। तो और मुझे मेरे जहन में ये था कि यार कोई ये ना हो कि मैं जितनी देर उसको ढूंढ रहा हूँ तो वो अपना पीछे से बैंक कार्ड्स और अपने जो चीजें हैं ब्लॉक करवा उसको दे। कैंसिल करा दे और उसके लिए और दिक्कत का बायस बने। तो मैं इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द इस चीज को मैं ढूंढ लूं किसी तरीके से। इसीलिए मेरे दोस्त भी सारे कुछ मशवरे दे रहे थे उधर ही ट्वीट्स पे कि ये कर लो, अभी ये देख लो। और तो दिक्कत जो थी वो यही थी कि ढूंढे कैसे। ड्रॉप सीन जो हुआ उसके बारे में बताएं कि जब वॉलेट मिला राहुल को तो क्या तासुरात थे, उसने आपको क्या कहा? राहुल शॉक में था कि जी किसी बंदे ने आके उसके हाथ में उसका वॉलेट पकड़ाया है। यहाँ पे जनरली मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर
कोई भी गिरी हुई चीज़ किसी को मिले, मेरा ख्याल है कि लोग वापस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ मैंने वाकयात सुने जहाँ पे ऐसा नहीं भी होता, कुछ ऐसे भी वाकयात सुने जहाँ पे आपके हाथ में से कोई चीज़ छीन के ले जाता है। और अब से कुछ अर्सा पहले मेरे साथ ही हुआ था, मैं लिवरपूल स्ट्रीट पे चल रहा था जहाँ पे मेरे हाथ से मेरे वॉलेट और कुछ इस तरह की चीज़ें अशिया कोई हाथ से चुरा के लेके गया। तो मतलब मुझे पता था किस तरह बंदा डिस्ट्रेस्ड होता है अगर आप की कोई इस तरीके से चीज़ खो जाए या अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ चोरी हो जाए। तो मेरी कोशिश जो थी वो थी कि इस चीज़ को जल्द से जल्द इसके मालिक तक वापस पहुंचाया जाए, क्योंकि आई कैन इमेजिन एट दैट टाइम कि वो बेचारा ढूंढ रहा होगा। और वो जब उसको एक्चुअली वो चीज़ उसके हाथ में मिल गई तो ही वाज शॉक्ड एंड वेरी सरप्राइज कि जी ये आ गई वापस और मेरे हाथों में वापस आ गई। और वो बेचारा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा था उस वक्त, and he was very happy. तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm just glad कि चीज़ उनके मालिक। that was a great effort. बहुत शुक्रिया जी। गाजी तैमूर हमारे साथ मौजूद है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो गाजी तैमूर की एफर्ट और स्पेसिफिकली जो पूरा तरीका कार जो ट्विटर पे था, बड़ा फिल्मी तरीके से जो पहुंचे, एक एक चीज़ पे उन्होंने लोगों को अपडेट रखा। और उसके बाद सबको इंतजार था कि राहुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंजलि को, और वो अंजलि तो नहीं थी, वो गाजी थे और गाजी को राहुल मिलकर उसके बाद जो राहुल की जो बिलोंगिंग्स थी उन तक वापस भी पहुंचा दी गई। तो चलिए, जब ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और कुछ सियासी मौसम की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जो कि वैसे तो मौसम सिंध का बड़ा प्यारा है, कराची का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो गर्मा गर्म है और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। बिल्कुल जी। पाकिस्तान और पीटीआई, जैसे भी आपने देखा, भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। सूबे में लॉकडाउन के नफाज के बाद उसकी शिद्दत मजीद इसमें इजाफा हो गया है और एक बार फिर अब सूबे में गवर्नर राज की बातें जारी हैं। पीटीआई के रहनुमा खुर्मशेर जमान ये कहते हैं कि कराची को बंद करके पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हालात बेहतर करने के लिए गवर्नर राज लगाया जाए। जी, खुर्मशेर जमान कहते हैं कि वजीर आजम से इनके मसाइल के लिए फौरी हल निकालें, 2023 तक इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। सूबे सिंध की जो हुकूमत है वो कराची के साथ दुश्मनी चाहती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, पाकिस्तान के ट्रेडर्स को दबाया जाए। वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन्स भी हुकूमत पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान ने दी। एक्सपो सेंटर है वो भी वफाकी हुकूमत का है। नालायकी का आलम ये है कि ये वैक्सीन्स भी नहीं लगा पा रहे। सिंध हुकूमत को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर उनका यही रवैया रहा, सूबे के अंदर कुछ महीनों के लिए गवर्नर रूल लगा दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब, अगर हम इंतजार करते रह गए 2023 तक का, कि सिंध हुकूमत यहाँ पे लोगों का जो है वो खून चूस जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोरोना 120 पर अमल दरामद नहीं करा सकी, मुकम्मल लॉकडाउन पर तलाख्त है। वफाकी हुकूमत NCOC तरीक़ेकार के मुताबिक ना चलने पर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी और कराची में लॉकडाउन जारी है। तो जनाब, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान से। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये लॉकडाउन के नफाज से सिंध में एक नया महाज खोल दिया गया है और खुर्रमशेर जमान ने गवर्नर राज का मुतालबा किया है। आप क्या समझती हैं, इस बारे में कुछ गौर हो रहा है? चौथी लहर ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन उसकी शिद्दत जो है वो सूबा सिंध के अंदर ज़्यादा ज़ोर शोर से सामने आ रही है। और कोरोना का शिकार जो सिंध के शहरी हैं वो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि NCOC से जो हदायत वे फॉरवर्ड और हिकमत अमली बनती है वो पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पे नाफज होती है। बदकिस्मती से सिंध गवर्नमेंट अपनी ज़िद और हट धर्मी की वजह से सिंध को मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहती है, तो ये भूल जाती है कि सिंध के अंदर ही हमारी पोर्ट्स हैं और उन पोर्ट से डेली बेसिस पे अरबों रुपए की एक्सपोर्ट होती है और इंपोर्ट होती है। और वहाँ उसके साथ जुड़े जो मेहनत कश मजदूर हैं, दिहाड़ीदार तबका है, वो उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो बग़ैर किसी अल्टरनेटिव प्लान के, बग़ैर किसी उन अफराद के माशी तहफ़्फ़ुज़ के और ओवरऑल हुकूमती ज़िम्मेदारियों का तयन किए बग़ैर सिंध गवर्नमेंट ने गैर ज़िम्मेदाराना
फैसला किया है। अच्छा, तो इसी पर लेकिन कल हम- फिरदौस आशिक का फवाद चौधरी साहब ने कल हमारे शो में गुफ्तगू भी की थी, तो हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत NCOC का तहकीकात के मुताबिक ना चलने पर अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। तो 18वीं तरमीम के बाद क्या ऐसा मुमकिन है? वैसे होमवर्क किए बगैर इस किस्म के फैसले करेंगे तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो फेडरल गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है हर चैलेंज का सामना कर रही है। और बड़ी मुश्किल से हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव किए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वो एक्सपोर्ट्स जो इस वक्त बूम पे हैं वो सफ़र करें। वहाँ पे ओवरऑल जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसने आर्डर दिए हुए हैं, उसकी कमिटमेंट है, इंटरनेशनल उनके मुआहदे हैं, तो अगर वो टाइमली अपनी शिपमेंट नहीं करते तो मुल्क को करोड़ों का नहीं अरबों का ज़र मुबादला का नुकसान होगा और प्लेंटीज अलहदा होंगी और फिर उसके बाद बायर्स भी भाग जाएंगे। तो लिहाजा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोच के तहत कुछ हमें सोचना होगा। वफाकी हुकूमत अपनी सतह पे देख रही है, लेकिन मैं सिंध हुकूमत से ये तवक्को करती हूँ कि वो इस तरह ज़बह करने की बजाय पाकिस्तान के मुआशी मफादात को वो होश के नाखुन ले, नज़रसानी करे और कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कर ले जो स्मार्ट लॉकडाउन को इनकरेज करे और जिन एरियाज़ में ये स्प्रेड ज़्यादा है टारगेट करके उनको लॉकडाउन की तरफ लेके जाए, ना कि पूरे सिंध को यकमुश्त लॉकडाउन के ज़रिए बंद करके पाकिस्तान के ओवरऑल आवाम के जो चूल्हे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि इससे मईशत का पहिया रुक जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान हमारे साथ मौजूद थी और अपना नुक्ता नज़र ये जो एक नया मुतालबा सामने आया है गवर्नर राज के हवाले से, वैसे नया तो नहीं है, ऑन एंड ऑफ तो आता रहता है, अक्सर देखते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन में एक नया ही है। हाँ। वैसे तो आपको पता है कि बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, वो वहाँ पर धमकी देते हैं, वो यहाँ पर गवर्नर राज की बात करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो हम यही सोच रहे थे ना कि सब एक ही पेज पे हैं, NCOC का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। चले जी, Quite alarming। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, 10:03 हो चुके हैं। ये हैरान कुन बात है, ये हैरान कुन बात है। वैसे 4 मिनट पे होता है, 5 मिनट पे होता है। आज मेरे पास इस लैपटॉप में जो टाइम है 10:03 का। अभी 10:04 बिल्कुल अभी हुए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, बट यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो जनाब तारुफ एक बार फिर से कराने की जरूरत नहीं है, आप हमें पहचानते हैं, जानते हैं, बिलखुसूस मुझे। तो अब हम अगले घंटे में बहुत से अहम मौजूआत पर बात करेंगे। मदिया, आपको याद होगा हम ये तस्करा कर रहे थे कि जनाब ये जो सयाहत है बहुत अच्छी चीज़ है और मुल्क में रेवेन्यू जनरेशन के लिए हुकूमत चाहती है कि लोग बाहर से भी तशरीफ लाएं और रेवेन्यू मिले, लेकिन बाहर से उतने लोग नहीं आ रहे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग नॉर्दर्न एरियाज का बहुत रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। वो लोग जो बैरून मुल्क ट्रैवल करते थे अब उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज का रुख किया। अच्छा हुआ, सयाहत बढ़ी। ये सयाहत तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ गिलगित में आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट कर रहे थे कि जनाब 37% तक वहां पर इन्फेक्टिविटी रेट चला गया है। तो अब उस पर जनाब पाबंदियां लगाई जा रही है, बंद कर दिया उन्होंने टूरिस्ट के लिए। और हमारे जो टूरिस्ट देखे, अब तो मुझे लगता है शफा खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम भी ना हो कि अगर मुझे यहाँ से लाहौर, कराची से लाहौर जाना पड़े तो वहाँ पे पहले टेस्ट करा के जाऊँ कि भाई मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ, मैंने, और वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच के मेरा टेस्ट हो जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे। और दूसरी जानिब हम ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि कोविड की वजह से जो कितना कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाहर निकलने से वो कहीं कोविड घर वापस ना ले आए, उनकी माँ बाप कहीं कोविड का। क्योंकि अब अशफाक अब फिर से वो टाइम आ गया है, हम अपने फेसबुक पे, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये मैसेजेस देखते हैं कि जी इनके लिए फातिहा पढ़ दें, इनकी डेथ हो गई है, ये चले गए हैं। तो अब दिल इतना घबरा गया है कि आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या करें। घरों से नहीं निकल सकते, इसलिए घरों से नहीं निकल सकते तो प्लीज डू हैव अ चेक ऑन योर लव्ड वंस। अपने दोस्तों से उनको कॉल जरूर करें, पूछें क्या वो ठीक है, घरों से मत निकले। के दिन हैं और जाहिर है कि दो तरह के लोग हैं। एक तो लोग वो हैं कि जिनको कोई परवाह नहीं है, वो निकल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोरोना का शिकार हो रहे हैं, फैला रहे हैं और बाज़ औक़ात उनको कोरोना नहीं भी हो रहा। दूसरी तरह के लोग वो हैं कि जनाब जो तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी ज़रा सी गलती की वजह से कोरोना का शिकार भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर जो क्वारंटीन पीरियड होता है वो भी बड़ा उनके लिए और डिप्रेशन लेता। टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं।
تو جناب شروع میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے معاشی پالیسیاں ہیں اور ان معاشی پالیسیوں کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، ٹاپ لیول پر ابھی آ رہے ہیں، انڈسٹریز کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں، اگر اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی بات کریں، سیاحت کی بات کریں جو ہم ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ بھی کر رہے تھے، تو اس میں خاصا جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ بوم آیا ہے. بالکل جی. اور حالیہ بڑی عید پر لاکھوں کی تعداد میں سیاح خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے تفریحی مقامات پر پہنچے بھی. اور اب آٹو انڈسٹری کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پازیٹیو خبریں سامنے آ رہی ہیں. ملک کی بڑی آٹو کمپنیز کی جاری جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق گزشتہ ماہ ریکارڈ تعداد میں گاڑیوں کی فروخت ہوئی ہے، اور انہی کمپنیز کے مطابق گزشتہ ماہ ریکارڈ تعداد میں ان کی گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں. ان میں ٹویوٹا اور سوزوکی کی گاڑیاں شامل ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. معاشی امور کے ماہر مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ان کی سیلز بڑھی ہی ہیں، جیسے ٹویوٹا ہو گئی، سوزوکی ہو گئی، ریزن کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت؟ نئی گاڑیاں جو انہوں نے لانچ کی ہیں اس کی وجہ سے اسپیشلی ٹویوٹا نے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ ٹیکس کم؟ دیکھیں ٹویوٹا نے تو آخری جو ہے یارس لانچ کی تھی، اس کے بعد کوئی ماڈل کی جو ہے کاسمیٹک چینجز ہوتی رہتی ہے. پرائمریلی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ کیا گیا تھا یہاں پر پراپرلی، کافی اس کے ڈیزائن وغیرہ کو لے کے، اس کی شکل کو لے کے کافی تحفظات تھے لوگوں کو. دیکھیں آپشنز نہیں ہے نا لوگوں کے پاس، کیا کرے لوگ؟ اب دو تین ہی آپشنز ہے اس کا، یا یارس لے لیں یا ہونڈا سٹی لے لیں. تو آپشنز یا تو ہوں بہت سارے. چائنیز بھی تو آئی ہے گاڑی، وہ بھی ہاں وہ لیکن جیپنیز ہے وہ، مارکیٹ تو مارکیٹ ہے نا. ہاں تو دیکھیں جو میں آپ کو ریزن بتا رہا تھا، ریزن دو ہے. ایک تو یہ کہ شرح سود جو ہے کافی نیچے ہے، 7% ہے. تو اگر کوئی بینک میں لینے جاتا ہے تو ڈفرینٹ بینکس کی ڈفرینٹ اسکیم ہے. کوئی 9% پہ دے دیتا ہے، کوئی کائبور +3 پہ دے دیتا ہے. تو اب لوگوں کو 10-10.5% پہ جو ہے گاڑی کی فائنینسنگ مل جاتی ہے. دوسرا یہ، اور اس کی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیں گے آل ٹائم ہائی ہے اس وقت. کار کی آٹو فائنینسنگ 300 ارب روپے جو ہے کراس کر چکی بھی ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک ایگریکلچر انکم اس دفعہ بہت بڑا بوم آیا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ویٹ لوگوں کی 1250-1300 روپے کی جو 2000 روپے من بکی ہے. پھر جو ہے کراپ میں جو ہے بمپر کراپس الگ آ گئی. تو وہ جو رورل اکانومی ہے وہ کافی اسٹرینتھن ہوئی ہے. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا، لیٹس اسٹے آن دس. یہ جو آٹو انڈسٹری ہے اس پہ تھوڑا سا، کہ یہ آپ دو گاڑیوں کا تو آپ نے بتا دیا، اس سائڈ پہ بھی جائیں گے. یہ سوزوکی نے کیا لانچ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیلز بڑھی ہیں؟ سوزوکی نے کچھ بھی نہیں لانچ کیا. سوزوکی کا بھی وہی ہے جو چھوٹی گاڑیاں، ان کی اسٹرینتھ ہے چھوٹی گاڑیاں. اچھا تو مزمل یہ بتائے گا کہ چاہے آپ نے جس سے کہا کہ سوزوکی کی اسٹرینتھ ہے چھوٹی گاڑیاں، لیکن اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو کافی جگہ پہ یہ مشکلات بھی ہوئی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری آٹو انڈسٹری جو ہے یہ اس کو کافی زیادہ ملا ہے، جو کیونکہ اب بینکس میں بھی جو لون میں لینے کی بڑی آسانی ہوگی ہے، بڑی کم شرح سود پہ آپ لون بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بتائیں کہ کیا ان کی پرائسز کہیں نہ کہیں کم ہوئی ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں فرسٹ ہینڈ گاڑی لینی ہو تو یہ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی بھی تو یہ آپ کو 1 ملین میں نہیں ملتی. کیوں مزمل؟ بلکہ لیٹ می ایڈ کہ ابھی ہونڈا کی گاڑیاں آئی ہیں نئی جو آئی ہیں، انہوں نے اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے بڑھا کے ہی قیمتیں رکھی ہیں. تو ڈز دیٹ افیکٹ؟ دیکھیں پاکستان میں کمپٹیشن کا کلچر نہیں ہے. سوزوکی نے چھوٹی گاڑیاں سنبھال لی ہوئی ہیں، ٹویوٹا نے مڈ سائز گاڑیاں سنبھال لی ہوئی ہیں، اور اب وہ ایس یو ویز آ چکی ہوئی ہیں جو کورین کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو ہم نے یہ دیکھا، جیسے مدیہ نے سوال پوچھا کہ بھائی 1 ملین بھی ایک عام آدمی کے لیے نکالنا بہت مشکل کام ہے. یہ 16 لاکھ کی گاڑی ہے تو یہ کیوں اتنی مہنگی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مدیہ جب یہ جون سے پہلے، یہ بجٹ سے پہلے جب جو ٹیکسز تھے نا، ہر گاڑی کی قیمت میں حکومت کو 40% ٹیکس جاتا تھا. یعنی کہ اگر 20 لاکھ کی گاڑی تھی تو 8 لاکھ روپے حکومت کو چلے جاتا تھا. اچھا. تو اس میں حکومت نے 1 لاکھ کم کر کے ہم سب کو جو ہے نا بولا کہ جی عام آدمی کے لیے ہم نے کام کیا ہے، لیکن وہ صرف 1 لاکھ روپے کم کیا. دوسری طرف جو ہمارے جو ماشاءاللہ لوکل آٹو مینوفیکچررز ہیں، وہ بھی اس چیز کا، اپنی منوپلی کا، ان کی گرپ کا، وہ انہوں نے گورنمنٹ کو جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرف سے پکڑ کے رکھا. ابھی بھی قیمتیں جو ہیں انہوں نے جب بولا کہ ہم اس وقت کم کر سکتے ہیں کہ جب آپ ٹیکس کم کریں، تو حکومت نے جو ٹیکس کم کیا وہ انہوں نے کم کر دیا. لیکن اپنی طرف سے جو ہے کوئی جو وہ کر سکتے ہیں کم، انہوں نے نہیں کیا. جب ڈالر ذرا سا بڑھتا ہے تو قیمت بڑھا دیتے ہیں. ابھی تو مجھے شک لگا ہوا ہے کہ 10-15 دن سے انہوں نے قیمت بڑھائی کیوں نہیں ہے، کیونکہ روپے کی قیمت بھی آپ کو پتا ہے 163 ہو گئی ہے. آئیڈیا نہ دینا ان کو، آپ ان کو آپشن نہ دیں. آئیڈیا نہیں ہے.
یہ بہت چلاک ہے, یہ ہمارے آئیڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوئے, اچھا. تو یہ کسی بھی وقت جو ہے نا یہ کاروائی ڈال دیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے تھوڑا فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کہ چلیں آپ قیمتیں اتنی رکھ رہے ہیں, لیکن اس قیمت میں جو پڑوسی ملک میں جس کے اوپر ہم خاصی تنقید کرتے ہیں, یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 8 ایئر بیگز کے ساتھ گاڑیاں آتی ہیں, پراپر ان کے اندر فیچرز ہوتے ہیں. یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی کئی گاڑیاں ایسی آ رہی ہیں, اب بلکہ ہو رہا ہے کہ ایئر بیگز والی گاڑیاں آ رہی ہیں, لیکن پہلے بہت اس حوالے سے انحطاط تھا. دیکھیں یہاں پہ یہ تو ایک ایشو ہے کہ جو فیچرز کا, لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جب سے نئے کار انٹرنٹس آئے ہیں, جیسے کہ ہیونڈے آیا ہے, کیا آیا ہے, جیسے آپ نے چائنیز کار کی بات کی ہے, ایم جی آ گئی ہے, انہوں نے نا تھوڑے سی فینسی کر دی ہیں گاڑیوں میں, جو ہے آپشن دے دیے ہیں, جیسے کہ وہ پینورامک روف دے دیے, شیشے والی گاڑیاں اور آپشن. تو اب یہ جیپنیز جو پہلے جو چندی چوری جیسے ایک ورڈ کہوں گا جو کرتے تھے آپشنز میں, اب وہ نہیں کریں گے تو دے ول بی کک آؤٹ فرام دا مارکیٹ. تو یہاں پہ تھوڑا سا میں اب کمفرٹیبل ہو گیا ہوں کہ فیوچر میں جو پاکستانی گاڑیاں ہیں اس میں آپشن جو ہے قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن میرا جو سوال ہے, دیکھیں ہمیں غریب ملک ہیں, عام آدمی, جیسے ابھی جو ہے بولا مدیہ نے بھی کہ بھائی سستی گاڑی چاہیے لوگوں کو. اچھا ایک آدمی ہے کہ وہ یوز گاڑیاں, اب مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے جو افورڈ نہیں کر پاتے, تو پھر وہ یوز گاڑی, نمبر پلیٹ والی گاڑی جو 4 سال 5 سال پرانی چلی ہوتی ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ایسا ہے کیونکہ لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے, ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا, تو آپ جتنے کی نئی لیتے ہیں, جیسے میں بتاتا ہوں, میں نے اپنی کل گاڑی بیچی ہے, میں نے 2016 میں وہ لی تھی 35 لاکھ کی, اور تو کل وہ میری گاڑی بکی ہے 5 سال چلنے کے بعد 33,50,000. تو پاکستان میں لوگوں کی, دنیا میں کار از اے بیڈ ڈیپریشیٹنگ ایسٹ, کیونکہ یہاں پہ مجبور کر دیا جاتا ہے, آپشنز نہیں ہوتے, تو جتنے کی گاڑی ہوتی ہے وہ چلا کے اس کی اتنے کی بک جاتی ہے, تو وہ جو عام آدمی, غریب آدمی کو مہنگی ہی ملتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک مارکیٹ کریٹ کرنی ہوگی کہ جس کو سستی پرانی گاڑی ہو اس کو جو ہے آپشنز بھی ملے اور سستی بھی ملے, اس بیچارے کو بلیک میل کر کے مہنگی ملتی ہے گاڑی. تو یہاں پہ گورنمنٹ آج بھی فیل ہے, تو یہاں پہ اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. اس کے آپشن کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ یوز گاڑیاں الاؤ کر دیں, اس کے آپشن ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹیکسز کی شرح کو جو ہے یوز گاڑیوں میں کوئی انسینٹیو دے دیں. مطلب نہیں, آپ جو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ جو ہے نا ڈریم کم ٹرو نہیں ہو سکتا میرے حساب سے. صحیح, بہت شکریہ جی. مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. مزمل نے بڑی اچھی بات کی کہ کھول دینی چاہیے, لیکن بات جناب یہی ہے کہ چاہے مہنگی ہو یا سستی ہو, یہاں پہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جناب, اس کی سیل میں لوگوں نے خریدی ہیں. تو اللہ کرے جو لوگوں کی جو استطاعت ہے وہ بڑھتی رہے اور لوگ پھر اچھی سے اچھی گاڑیاں بھی خریدیں. ابھی ہم ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. وہ مسئلہ ہے خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے, اسپیسیفکلی ان خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں اور جن کو اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ یا تو مس کیریجز یا پھر وہ سائلنٹ مس کیریجز کا شکار ہوتے ہیں. بہت سارے جوڑے جو کہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں جتنا ہم دیکھتے تھے کہ خواتین جو ہماری پہلے ہیلدی ہوتی تھی, اب ہماری خواتین جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ اتنی ہیلدی نہیں ہیں. اور اب ایسا ہوتا ہے کہ 10 میں سے ایک جوڑا وہ سم ہاؤ اس انفارچونیٹ ایونٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ان کو مس کیریج ہو جاتا ہے. اور جناب اس کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں, اس کا خوراک سے لے کے ہو سکتا ہے, آپ کی ڈائٹ سے لے کے, اسٹریس سے لے کے, بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جناب وہ اس میں آ سکتے ہیں سامنے. اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا چیک اپ پراپر کراتے رہیں, آپ اپنے ٹیسٹ پراپر کرائیں, آپ جب بھی کنسیو کریں اس کے بعد جائیں, فوراً اپنے جو معالج ہے اس سے مشورہ لیں اور جو ٹیسٹ ہوں وہ کرائیں, اور اس کے مطابق ایک پورا جو ہے وہ پلان فالو کریں, وچ از ویری امپورٹنٹ. اشفاق, ایک جگہ ہوتا ہے نا کہ کنسیو کرنے کے بعد ان کے مس کیریجز, کہیں پر کنسیپشن میں بھی کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے آج کل کی, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا صرف لڑکیوں کے حوالے سے نہیں, ہم مرد حضرات کے حوالے سے بات بھی کریں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں سائلنٹ مس ہوتے ہیں تو بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں گائنیکولوجسٹ سمینہ سلیم ہمارے اسٹوڈیوز میں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ, آج کل بہت زیادہ ہم سنتے ہیں مس کیریجز کے بارے میں, پہلے اتنا فریکوینٹ سننے میں نہیں آتا تھا. کیا وجہ ہے کہ اب مس کیریجز بہت ہونے لگ گئے ہیں؟ جہاں تک نمبر کا تعلق ہے, ایسا نہیں ہے کہ ریپڈلی بڑھ گیا ہے, نمبر ویسے ہی بہت زیادہ ہے. جب بھی آپ نے بتایا اس کو میں کریکٹ کروں, 100 میں سے 20% یعنی کہ اگر 100 خواتین کنسیو کرتی ہیں, 10 میں سے 2, تو ان میں سے 20 مس کیریجز ہو جاتے ہیں. دس از اے ورلڈ وائڈ فگر. تو اب ریزنس, آپ نے ریزنس پوچھے, دیکھیں ریزنس بہت سارے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی, اگر میں اسی کو کنٹینیو کروں کہ
खुराक की बात की। खुराक ऐसा नहीं है कि खुराक कम हो गई है, खुराक चेंज हो गई है, हेल्थी नहीं रही। हाँ हेल्दी नहीं है। टाइप ऑफ फूड बहुत चेंज हो गया है हमारा, टाइप ऑफ फूड के साथ लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। कोई किसी एक क्लास का नहीं, इट्स ऑल ओवर। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं बात करने जा रही हूँ उसका कोई डायरेक्ट वजह बनती है मिसकैरेजेस की, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, हेल्थ को ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। खुराक का टाइप, आप क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस वक्त क्यों खा रहे हैं, अजीब व गरीब वक्त पे, इसलिए कि आप सो देर से रहे हैं, आप उठ देर से रहे हैं। हमारा जो ये रिदम है ना, जो स्लीप का रिदम, स्लीप का पैटर्न, वो ब्रेन में अल्लाह ताला ने क्लॉक रखी है, वो फिट है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को ऐसे बनाया है कि वो दिन में काम करे और रात में आराम करे। अगर मैं 10 लड़कियां आती हैं मेरे पास इसी टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कब सोती हैं, मेरा ख्याल है उसमें से 7 इस तरह कहती हैं कि हम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ ऐसी भी हैं जो फजर कहते हैं नमाज पढ़ के सोते हैं। तो दिस वी हैव बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया है ना हमने अपने रूटीन को। और स्ट्रेस फैक्टर, तो एक तो ये टाइमिंग्स की बात हुई, एक खुराक की बात हुई, स्ट्रेस का रोल बिल्कुल है। अभी प्रोग्राम से पहले भी मेरी बात हो रही थी कि स्ट्रेस का कितना रोल है। देखिए स्ट्रेस जो है ना, वो तो पूरी बॉडी को टॉप टू टो इफ़ेक्ट करता है। मैं कहूँ कि मेरे पैर में दर्द है, स्ट्रेस का रोल है। मुझे कोई बीमारी लग गई, स्ट्रेस का रोल है। स्ट्रेस ऑल ओवर प्रॉब्लम करता है, तो स्ट्रेस का डेफिनेटली फैक्टर है। अच्छा, बड़े बुजुर्ग अक्सर जगहों पे कहती हैं कि एंग्जाइटी वाला, लेकिन खाने में वो बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि ख़वातीन लड़कियां आजकल कैफीन का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें कहते हैं जी इसका भी कहीं ना कहीं अमल दखल आ जाता है। जो ब्लैक कॉफ़ी आप पीते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मना करते नहीं खाना चाहिए, कैसा है? एक सिंपल सेंटेंस में बात करें ना, तो जो अभी इन्होंने कहा कि जो हेल्दी फूड नहीं है, प्रोसेस्ड फूड का जो बहुत रिवाज बढ़ गया है ना, वो बस ओवरऑल एक जनरल बात करें तो प्रोसेस्ड फूड और वो जो डिलीवरी सर्विस जो है, जंक फूड, हाँ जी, एट योर सर्विस, फॉरन यूं, ये एक बहुत जनरल बात है। मैं क्योंकि आप लोगों ने, AR भाई ने मौका फराहम किया है कि मैं आवाम से बात कर सकूं, और बहुत ही जेन्युइन रीजंस जो है ना, अगर आप मिसकैरेजेस के पूछना चाहें तो मैं ये कहूँगी कि ये एक नॉन रीजंस नहीं है, ये बैकग्राउंड है। ये एक बैकग्राउंड है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके ऊपर प्रेगनेंसी हो रही है। तो इससे बढ़ता ज़रूर है मिसकैरेज का रिस्क, लेकिन हम कहें कि ये वजह है, नहीं, ये मैं नहीं कह सकती कि ये वजह है। इसकी वजूहात डिफरेंट है। वजूहात कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नोन है कि हाँ ये वजह थी, मिसकैरेज हो गया। कुछ ऐसी हैं जो एम्बिगुअस हैं, जिन पे आप कह नहीं सकते। जैसे बहुत सारे जगहों पे हम ये देखते हैं कि हार्ट बीट भी नहीं आती, आप चाहे 6 या 7 वीक में भी चले जाएं तो डॉक्टर्स कहते हैं जी हार्ट बीट नहीं आ रही। इसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि ऑफ कोर्स उनमें से जो क्रोमोसोम्स में से उनमें से एक जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी रीज़न जो बहुत आपने आजकल काफ़ी रिपोर्ट हो रही है। स्पेसिफिक बात की ना, तो अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताती हूँ कि मिसकैरेज को हम डिवाइड करते हैं। जब इनके रीजंस बताते हैं किसी को तो हम डिवाइड करते हैं वो मिसकैरेजेस जिनमें हार्ट बीट आई हो, वो मिसकैरेजेस जिनमें हार्ट बीट ही ना आई हो, टू बिगिन विद आई ही ना हो। दोनों की वजूहात डिफरेंट है। एक ऐसी प्रेगनेंसी जो सही ग्रो कर रही है, हार्ट बीट आ गई है, उसके बाद मिसकैरेज हो गया, उसके रीजंस डिफरेंट हैं। उसके रीजंस में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज आते हैं, जिनमें एक वायरल इन्फेक्शन है। इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं वायरसेस, कोविड के बाद तो लोगों को वायरस का बहुत अवेयरनेस हो गई है ना कि व्हाट वायरस इज, इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, लोगों को बड़ा पता लगने लगा है। तो कोविड एक वायरस नहीं है, बेशुमार वायरसेस हैं, और कोविड के बाद लोगों को ये भी पता चल गया कि एक वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जो कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी हो गई तो बहुत ज़्यादा बाज़ारों में ना जाओ, इधर उधर घूमने ना जाओ, उसका रीज़न ये नहीं होता कि हील पहनेगी तो गिर जाएगी तो कुछ हो जाएगा। उससे ज़्यादा ये होता है इंटरैक्शन विद अदर पीपल। तो वायरल इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वजह होती है जिसे हम एप्ला कहते हैं, उसमें बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो भी एक स्पेसिफिक ऑटो इम्यून कहते हैं टाइप का डिसऑर्डर होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वजह हैं उन प्रेगनेंसीज़ के मिसकैरेज होने की जिनमें हार्ट बीट आ गई है। अब आपने बात की वो प्रेगनेंसीज़ जिसमें हार्ट आता ही नहीं है, हार्ट बीट आती ही नहीं है। हाँ, ये वो वाला चंक ऑफ मिसकैरेजेस है जिसके लिए हम बहुत हेल्प नहीं कर सकते,
क्यों? इसलिए कि जो क्रोमोसोम की आपने बात की, बिल्कुल सही बात की, उसमें क्रोमोसोम्स का बहुत, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर मोइना बहुत ज़्यादा वाइबिलिटी टेस्ट जो है ना वो बहुत पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए हार्ट बीट भी नहीं आई लेकिन फिर भी स्टिल इन योर बॉडी और कोई और साइंस भी नहीं आते, तो फिर वो माँ की सेहत के लिए अच्छा, जो खातून कंसीव करने में मसाइल, उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं जब कंसीव ही नहीं कर पा रहे? उसके देखिए बहुत बड़ा टॉपिक आपने खोल दिया। ब्रीफली आप देयर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी इन्होंने बात की ना कि सिर्फ औरतों की बात नहीं करेंगे हम, मर्द की। 1/4 मेल 1/4 फीमेल, यही सिलसिला होता है तो उसमें दोनों हैं रीजंस, कुछ फीमेल, कभी फीमेल्स के होते हैं, मेल्स के 1/4 और 50% दोनों के होते हैं। जी जी। बहुत कॉमन आजकल जो है, जो अब देखा जा रहा है, बहुत कॉमन इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज है। वही जो हम बात हमने जहाँ से शुरू की थी ना, पॉलिसिस्टिक ओवरीज इतना कॉमन है, यू कैन नॉट बिलीव। यानी एक क्लिनिक में हम 5, 6, 7, 8 लड़कियां ज़रूर देख लें, जिससे मैरिड भी होती हैं और अनमैरिड भी होती हैं। तो ये कब से अपना टेस्ट चलें जल्दी से क्विकली, क्योंकि हमने इसको रैप अप करना है, तो माओ को कब से अलार्म हो जाना चाहिए कि बच्चियों की जो आप ज़रूर टेस्ट करवाएं कि कहीं पॉलिसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम ना हो? टेस्ट से पहले जो ज़रूरी है वो ये कि प्यूबर्टी पे वेट गेन ना होने दें। वेट गेन, फिर वही वेट गेन में वही फूड आ जाता है, टाइप ऑफ फूड आ जाता है, कब आप सो रहे हैं, कब आप उठ रहे हैं। मैं बार बार सोने उठने का इसलिए कहती हूँ कि रात का एक पीरियड होता है जिसमें एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है, वो आपकी ओवरीज का फंक्शन सही कराता है। तो यू नीड टू स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर समीना सलीम। डॉक्टर जिन पे बात करना यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है, स्ट्रेस कम लेना होता है। बाद में कभी हम इस पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से मिसकैरेज तो हो गया, लेकिन मिसकैरेजेस के बाद जो डिप्रेशन होती है उसको डील जो है वो कैसे किया जा सकता है। अब ज़रा आगे बढ़ते, मेरे ख्याल से अशफाक को थोड़ा सीरियस हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो मूड चेंज कर लेते हैं हम ज़रा लोगों का। बिल्कुल, लोगों का मूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे थे जो बड़ा हसास टॉपिक है लोगों के लिए और लोग उस पर खासे परेशान रहते हैं। अब थोड़ा खाने पीने की बात कर लेते हैं और अच्छे खाने की बात कर लेते हैं और मुल्तान का तस्करा करते हैं, जो कि औलिया की सरजमीन है। और क्या ही बात है मुल्तान शहर की, तो वहाँ की अंदरून शहर की मटन चांपें कई दहाइयों से अपने जायके की वजह से बहुत मशहूर है। बिल्कुल जी, और इन्हीं मटन चांपों के हवाले से मजीद हमें बता रहे मुल्तान से ताहिर खान। जी वाह, सुबह सुबह चांपों को देख के क्या मुंह में पानी आ गया, और क्या कमाल जो है वो इनको, हाय 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 हाय। मुझसे ज्यादा मेरे प्रोड्यूसर साहब को जो है ना इस वक्त शौक हो रहा है कि सबको खाने का शौक होता है, और आपको पता है अच्छे खाने की बातें हो तो सबका मूड बदल जाता है। तो आई एम श्योर आपका मूड बदला होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हम और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों या फिर ज़ियालकोट का ज़मीनी इंतखाब, मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में मुसलसल शिकस्त का मुंह देख रही है। और सूरत हाल अब कुछ ऐसी है कि आज़ाद कश्मीर में जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जहां पिछले इलेक्शंस में उन्होंने 31 सीटें जीती थी, इंतखाबी नताइज के बाद समहाउ वो अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया है वहां पर। और इस तमाम सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना वो फिर सरगर्म हो गया, जो कि हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमें वहाँ तो सरगर्म नजर नहीं आए, लेकिन मुफाहमत की सियासत में मुसालिहत वाली बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ का कहना था कि सबको माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आवाम की मुश्किलात का मदावा करना चाहिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का भी जवाब सामने आ गया है। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ माजी भुला कर आए तो दरवाजे खुले हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से बातचीत करने का आगाज़ करने पर मशवरा भी दिया है। और साथ में शेख रशीद साहब कहते हैं कि नून लीग और शीन लीग के दरमियान मुफाहिमत और मुजाहिमत की जंग है। लीग और शीन लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है। दो जमातें हैं, इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। इक्तदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है खत्म, ठुस टेंट फिश हो चुके हैं। गैर पार्लिमानी जबान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। अगर शहबाज शरीफ माजी को बुला के बात करना चाहता है तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। तो जनाब ये हो क्या रहा है, इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
فرمائیے گا کہ یہ کیا مفاہمت اور مزاحمت کی جنگ ہے یا یہ شہباز شریف صاحب ان کا پلان بی ہے؟ یعنی کہ جہاں پر ان کا پلان اے کام نہیں کرتا، الیکشن میں کامیابی ہو جاتی ہے تو ابھی مریم نواز صاحبہ کریڈٹ بھی لے رہی ہوتی ہیں، پھر واہ واہ اور بلے بلے ہوتی ہے، لیکن اب شہباز شریف صاحب آگے بڑھ رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کچھ دیر پہلے آپ بہت بے بس نظر آ رہے تھے مجھے. ملتان کی چانپیں آپ کو یاد آ رہی تھیں اور آپ کے منہ میں پانی آ رہا تھا. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ پہلی فرصت میں آپ نے جب سیگمنٹ ختم ہوگا کھانا کھائیں بہت اچھا سا کہیں جا کے، بالکل، اور اس حسرت کو ختم کریں. نہیں، اس کے لیے ہم اسلام آباد بھی چکر لگا سکتے ہیں. دور بیٹھا تھا میں. اسلام آباد میں آپ کو کیمل روسٹ ملے گا بہترین. چلیں، اٹس ریئلی گڈ ٹو سی یو ان گڈ ہیلتھ. جی صابر شاکر صاحب، اب ذرا اپنا تجزیہ دیجیے گا یہ جو تمام صورتحال آپ نے بیان کیا. جی بالکل. تو شہباز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں کہ سپیس مل جائے ان کو اور ود ان فیملی مل جائے، لیکن ان کو سپیس مل نہیں رہی. اور ان کی کوشش یہی ہے کہ بلکہ صرف شہباز شریف نہیں ہے، شہباز شریف کے کیمپ میں کافی سینئر قیادت بھی موجود ہے سیکنڈ ایئر کی، اور اس کے بعد اگلی جو ہے وہ نوجوان پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. یہ میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے نوجوان پارلیمنٹیرینز خاموش ہیں. وہ میڈیا کو اوائڈ کر رہے ہیں، ٹاک شوز کو اوائڈ کر رہے ہیں. وہ صرف اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیریٹو ہے، جس نیریٹو کے ساتھ مریم صفدر آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے گئیں، اس نے ستیہ ناش کر دیا. اور واقعتاً کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اتنا سیٹیں نہیں تھیں، یہ اسیسمنٹ عام تھی، لیکن مریم صفدر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور وہ بھی کشمیر میں جا کے اس طرح کا نیریٹو وہ نہیں چل سکا. اب ظاہر ہے جو پولیٹیکل ورکر ہے، جو ایم این ایز، ایم پی اے جن کا کام سیاست کرنا ہے، جن کا کیریئر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ان کا مستقبل کم از کم نون لیگ کے فورم پہ تو تاریک ہے. وہ کنفیوز ہیں، اور اسی لیے اس سارے معاملے میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور بہت ساری سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہی اور نہیں بولی. پھر جب نہیں بولی اور جب یہ شکست ہو گئی، اس کے بعد پھر پریشر آیا کہ شہباز شریف صاحب آگے آئیں، حمزہ شہباز آئیں اور اس کو اون کریں اور وہی نیریٹو اور وہی شکست والا آگے لے کے بڑھیں. شہباز شریف صاحب اپیئر نہیں ہوئے کہیں بھی. اس کے بعد پھر اگلا ایک خبر جنریٹ کی گئی کہ وہ جی مستعفی ہو رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں، پارٹی پالیٹکس سے الگ ہو رہے ہیں. اس میں پھر مجبوراً شہباز شریف صاحب کو آنا پڑا اور ایک مفصل انٹرویو دینا پڑا، اور اس میں پھر انہوں نے ایک طرف اپنے آپ کو کلیئر کیا، دوسری طرف انہوں نے اپنی ہی نواز شریف صاحب کو، مریم صفدر صاحبہ کے نیریٹو کو اور پھر ماضی کی تلخیوں کو انہوں کا بھلانا ہوگا. پھر انہوں نے پرویز مشرف کی مثال دی، جنرل جہانگیر کرامت کی مثال دی، کارگل کی مثال دی، وہ ساری کی ساری چیزیں. اور 24 گھنٹے سے پہلے نواز شریف صاحب کا رد عمل سامنے آ گیا، بالکل، اور انہوں نے اپنا پلڑا پھر ڈال دیا مریم صفدر صاحبہ والے معاملے میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملات تو اسی طرح چلیں گے. تو یہ ود ان پارٹی، ود ان فیملی یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اگلا الیکشن سر پہ آ چکا ہے. ایاز صادق صاحب کی گفتگو بھی کل آپ نے سن لی ہوگی، وہ بھی اسی معاملے میں ہے کہ ابھی تک ہم کنفیوز ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم نے کون سا نیریٹو لے کے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ مسلسل ہم ان کی پارٹی میں دو نیریٹیوز دیکھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا نیریٹو کچھ اور ہے، شہباز شریف صاحب کا نیریٹو کچھ اور ہے. وہ آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیمپینز کو لیڈ کرتی ہیں، وہ کیمپین کو لیڈ کرتی ہے، پھر خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر ہم نے دیکھا سرفیس پہ آئے شہباز شریف صاحب ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. تو جس چیز کے لیے وہ آئے تھے اس مقصد میں آپ کو لگتا ہے ان کو کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے یا پھر پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ مریم صفدر صاحبہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ مزاحمت کر کے بہت زیادہ کچھ حاصل کر لیں گی، وہ پاسبل نہیں ہے. اور مریم صفدر صاحبہ کی جو مسئلہ ہے، یعنی کہ دکھ سمجھ آتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے باہر جانا تھا، لندن جانا تھا اور جا کے الیکشن تک وہیں پہ رہنا تھا، عام انتخابات سے پہلے انہوں نے واپس آنا تھا، لیکن وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور رک گئے. اور اس لیے اب مریم صفدر صاحب اپنے آپ کو بالکل، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ ہم
ان کی جگہ پہ ہم بیٹھ کے سوچیں. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ پالیٹکس نہیں کر سکتی, وہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتی, سوائے اس کے کہ کوئی زمینی الیکشن آ گیا یا کوئی الیکشن آ گیا تو اس کی کمپین کے لیے نکل آئیں اور اپنی بھڑاس نکالیں. لیکن صابر شاہ کے ساتھ کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفیکٹو. ڈیفیکٹو کا جو لفظ ہے ہمارے ملک میں کافی رائج رہا ہے, آپ کے علم میں سندھ میں بھی رائج رہتا رہا ہے, یہاں پر بھی, کہ ہوتا کچھ اور ہے اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے. تو یہ تو پھر وہ کر تو رہی ہیں لیڈ پس پردہ ہی سے. بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ فیملی کے اندر, پارٹی کے اندر یہ چل رہا ہے. ایک شہباز شریف کیمپ ہے, وہ موجود ہے, ڈیجورے وہ ہیں, پریزیڈنٹ وہ ہیں, آئین اور قانون کی نظر میں وہ ہیں, لیڈر آف اپوزیشن وہ ہیں, لیکن جو ڈیفیکٹو جو لیڈرشپ ہے وہ مریم اور نواز شریف کے پاس ہی ہے. اس میں تو کوئی ایک لمحہ بھر کے بھی آپ شبہ نہیں کر سکتے. تو اب شہباز شریف صاحب آگے کیسے بڑھیں گے؟ ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے, اور مریم صفدر صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ بینک ہے, ہماری سیاسی طاقت ہے, اور اس طاقت کو کوئی اور کیوں استعمال کرے, اور اس طاقت پہ وہ اپنا بیانیہ لے کے کیوں چلے, اپنا ایک ایجنڈا لے کے کیوں چلے. یہ لڑائی کافی شدید ہے اور یہ مزید شدت اختیار کرے گی. ماضی میں بھی شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے کیا ملا اس پچھلے 40 سالوں میں, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پریمیئر شپ کی آفرز ہوتی رہی ہیں, لیکن میں نے وہ آفرز قبول نہیں کی اور ملا گھر سے بھی کچھ نہیں. تو یہ ایک چیز ہے, خاندانی سیاست آپ کو پتہ ہے بڑی بے رحم ہوتی ہے. بالکل. اور صابر صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے الیکشن میں بھی خاندانی سیاست کی وجہ سے, جیسے انہوں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہوا, سیالکوٹ میں بھی جو ہوا, کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے آنے والے الیکشن میں بھی ان کو کچھ نہ ملے. بہت شکریہ جی. بیورو چیف اسلام آباد ہمارے سینئر اینکر پرسن پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر صابر شاہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے دنوں بعد آج ان سے گفتگو ہو رہی تھی, کچھ دنوں ہی واز ناٹ ویل, ہم دیکھ رہے تھے, تو آج اپنی اچھی ہیلتھ میں ہم سے بات کر رہے تھے, تو بڑا مزہ بھی ہے ان سے بات کر کے. اب ذرا آگے بات کرتے ہیں اور اس دور کی بات کرتے ہیں جب تھی شان و شوکت, جب تھا ہمارا ٹیکا, اور جب کہیں بھی پاکستان ہاکی کے کھلاڑی جاتے تھے تو لوگ مڑ کے دیکھتے تھے کہ یہ آئے ہیں سپر سٹارز, اور جو ان کے مد مقابل ہوگا ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. دیر واز اے ٹائم جب اولمپکس میں بھی جب وہ جاتے تھے, فلیگ بیئرڈ ہوتے تھے, اور جب چلتے تھے ان کی ٹور ہی کچھ اور ہوتی تھی. اور پتہ ہے آپ کو کہ جو دوسری ٹیمز تھیں وہ باقاعدہ کوششیں کرتی تھیں. مثال کے طور پر جو نیچرل گراس پہ ہمارے پلیئرز تھے, دے ور دی ایکسپرٹس. اس کے بعد انہوں نے مصنوعی وہ لے کے آئے, ایسٹرو ٹرف لے کے آئے, جس کی وجہ سے ہمارے پلیئرز کو انہوں نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد آگے چل کے 90s کا دور جب ختم ہوا, پاکستان 90s میں ورلڈ چیمپئن بنا تھا, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کھیل پر زوال آنا شروع ہوا. آپ سوچیں کہ حسن سردار جیسے پلیئرز کا تعلق اس سے ہے جنہیں فلائنگ ہارس کہا جاتا تھا, شہباز سینئر, شہباز جونیئر. اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں سہیل عباس, پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ, جن کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے, سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز ابھی بھی ان کی فٹنس دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہی از لین اینڈ سلیم اور ہی پریکٹسز. تو بات یہ ہے کہ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا وہ دور تھا اور اب وہ دور, اور اس باوجود اس کے کہ پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے, لیکن ہمیں سب کو آپ جا کے کسی سے بازار میں پوچھنے کے پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے, وہ سب کہیں گے کرکٹ. اچھا مسئلہ ہے آج ٹوکیو میں نا ہاکی کے سیمی فائنل کا دن ہے, تو ہمیں پاکستان کی ہاکی کا عروج کا زمانہ یاد آ رہا ہے. اور اولمپکس میں اگر پاکستان کا دستہ جاتا تھا, سب کو ہاکی کی امید ہوتی تھی کہ یہ تو کریں گے آؤٹ پرفارم. اور کیا دن تھے, لوگ صبح سویرے اٹھ کر پاکستان کی ہاکی ٹیم کے میچ دیکھتے تھے, دعائیں کرتے تھے کہ ہماری ٹیم جیتے, لیکن اب ہمارے ساتھ وہ ٹائم نہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب شاہد ہاشمی صاحب کی آپ نے رپورٹ دیکھی, اور کیا عظیم کھلاڑیوں کا تذکرہ اس میں تھا. سمیع اللہ, دا فلائنگ ہارس, اور جناب حسن سردار, جن کا 10 بہترین جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاکی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں نہیں ہو رہی. سابق ہاکی پلیئر حیدر حسین کراچی میں اس حوالے سے انتھک محنت کر رہے ہیں. جب 2016 میں چارج سنبھالا تھا تو بڑے لوگوں سے ہی پوچھتے تھے کہ نیشنل گیم ہے, تو نیشنل گیم بھی نہیں پتا تھا. لیکن خوشائند بات سب سے اچھی یہ رہی جس میں 1100 بچوں نے ونٹر کیمپ اٹینڈ کیا. اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ویسے ہی رینڈم ہی جا کے پوچھا کہ ہمارا نیشنل گیم کون سا ہے, تو انہوں نے بتایا ہاکی. پاکستان کی تاریخ میں جو ونٹر کیمپ لگا تھا اس میں 1000 سے زیادہ بچے آئے تھے.
और अब बात करेंगे कप्तान ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हॉकी टीम 1984 मंजूर जूनियर से। ये ओलंपिक्स में पाकिस्तान के आखिरी गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान थे, जो लाहौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं को शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका कि आपने में वक्त किया। मंजूर साहब, अभी जो रिपोर्ट हमने चलाई वो आपने भी सुनी, तमाम तो सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं। ऐसा क्यों कर हुआ कि एक टीम जो कि हर जगह छाई हुई थी ओलंपिक्स में तो स्पेसिफिकली, आज वो वहां पर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है? शुक्रिया एयरवाइज आपकी तरफ से। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी मैंने ये सारी वीडियो देखी है और ये जो मैंने कमेंट्स भी सुने हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान जो हॉकी टीम है उसने टोक्यो में पार्टिसिपेट नहीं किया, 2016 में भी नहीं किया। ये बीइंग एज ओलंपिक चैम्पियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान टीम अगर हिस्ट्री निकाल लें 47 से लेके अब तक, पाकिस्तान की टीम जो है वो कोई ना कोई जगह पे खड़ी होती थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे। जी जी। अनफॉर्चुनेटली इसका डिक्लाइन शुरू हो गया, लेकिन इसकी जो है ना लामहदूद वजूहत है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ ये करूँगा कि पाकिस्तान हॉकी जो है ये 47 से लेके 70 तक एक स्पेल था और 70 से लेके 84 तक एक स्पेल। लेकिन एक स्पेल जो ऐसा आया है जो पाकिस्तान हॉकी का जो जैसे गोल्डन एरा कहते हैं, वो है 1975 से लेके 1984 का ओलंपिक गेम, जिसमें पाकिस्तान ने ओलंपिक टाइटल भी जीता। जी जी। 2 वर्ल्ड कप जीते, 2 एशियन गेम्स जीती, 1 एशिया कप जीता और 1 जूनियर वर्ल्ड कप। दुनिया की कोई टीम, दुनिया कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास ये इस तरह की वैरायटी एक साथ हो। तो ये फिर आखिर एक बहुत हुआ बड़ी क्या? विरासत थी, बड़ी अच्छी टीम है। मंजूर साहब, आप खुद ही देख रहे हैं कि एक जानिब आपने जनाब गोल्ड मेडल जीता आपकी टीम ने, दूसरी जानिब टीम क्वालिफाई तक नहीं कर सकी। मुकाबला तो करना दरकिनार, वजह क्या दिखाई देती है इस डिक्लाइन की? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई बड़े मेगा इवेंट होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, ओलंपिक गेम्स है, तो इसकी जो प्लानिंग है तकरीबन को 4 साल 5 साल पहले से शुरू हो जाती है। ये जो आप अलमिया देख रहे हैं, ये जो सिनेरियो देख रहे हैं, इसके अंदर जो फुकदान इस चीज़ का है कि हमने माजी में ना ओलंपिक गेम के लिए कोई तैयारी की, ना हमने वर्ल्ड कप के लिए कोई तैयारी की, ना हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी तरह से मिली, जो कि हमारा कौमी और नेशनल गेम है। डिपार्टमेंट्स में हॉकी बंद हो गई है, स्कूल कॉलेज में हॉकी बंद हो गई है, बिल्कुल ग्रास रूट हमारा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जहाँ से ये लोग निकल के आते थे। अब आप देखें कि मैं इस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हूँ। मैं पाकिस्तान के उन जगहों पे गया हूँ जहाँ पे कभी मैंने ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना, लेकिन मैंने वहाँ से जो हंट किए हैं, टैलेंट हंट किया है, उसके लिए ये है कि मेरे पास तो अभी पूर्व में लड़के हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ये है कि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि उनके लिए हम कोई ऐसा कैंप लगाएं, उनको लेके कहीं बाहर जाएं, यूरोप टूर पे लेके जाएं। अच्छा, वैसे मंजूर साहब तो ये जब बताइए, इन आप चीज़ों सिलेक्शन को कैसे आप- करते थे? अब तो वो टाइम आ गया, जैसे हमने देखा कि जो हमारे ओलंपियंस पहले बात कर रहे थे, वो कहते हैं अब दुकानों में जाओ हॉकी नहीं मिलती, तो ऐसे टाइम में आपने टैलेंट कैसे ढूंढ लिया? अभी भी मैं आपको बताऊं, जब मैंने टेक ओवर किया 2 साल पहले, तो उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम जो 17वें नंबर पे थी, 17। लेकिन मुझे सारे लोग कह रहे थे कि मंजूर जी ने, तू पागल तो नहीं यार कि तूने 17वें नंबर पे आके टीम ले ली है। मैंने कहा इसको तो कोई हाथ नहीं लगा रहा, मैं एक टास्क को इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने कोई करम नवाजी की हम पे, मेरे पास जो स्किल है, जो चीज़ है, मैं लगा दूंगा। सबसे बड़ा बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी को सर्वाइव करने के लिए आपने कहीं निकलना है और हंटिंग करनी है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस और वसूख से कहता हूँ कि स्किल वाइज लड़के बड़े स्ट्रांग है हमारे पास। अच्छा मंजूर साहब, आप कह रहे हैं कि स्किल वाइज सपोर्ट नहीं है, लड़के बड़े फास्ट हैं, तो आप अपने स्किल सेट से इनका मुआवजा कभी करते हैं? आप माशाल्लाह स्ट्राइकर थे और जो आपका स्टिक वर्क था पूरी दुनिया उसकी मद्दाह थी। 1982 का जो फाइनल था जिसमें आपने जिस तरह से जर्मन डिफेंडर्स को डॉज करके उनको 6 मेरे ख्याल में वो डिफेंडर्स थे जिनको आपने डॉज करके गोल किया था, वो अब भी जनाब 8। तो आप अंदाजा कीजिए कि अब ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको आजकल के लड़कों में?
دیکھیں یہ جو آپ بات کریں گے 82 کی ہے، لیکن میرا جو سفر ہے وہ 73 سے شروع ہے. لیکن اس کے لیے جو ٹائم دیکھیں کہ میرے کتنا میں نے عرصہ لگایا اس مقام پہ پہنچنے کے لیے کہ 8 کھلاڑی کو ڈاج کیا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے اندر میں 3 چیزیں آپ کو فوکس کر دیتا ہوں. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے پاس سکل ہے، ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. ان کے پاس اگر فقدان ہے فزیکل فٹنس کا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ فائنینشیل سپورٹ کو ان کو نہ کسی ادارے کی طرف سے نہ میں اگر بالکل. آپ کو اب سپورٹ چاہیے، سکولز میں سپورٹ چاہیے، اداروں کی جانب سے سپورٹ چاہیے، تبھی ہمارا قومی کھیل جو ابھی بھی قومی کھیل ہاکی ہی ہے یہ پروان چڑھے گا. بہت شکریہ جی. منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی آپ کو لے چلتے اسلام آباد جہاں علماء کنونشن سے فاروق حبیب گفتگو کر رہے ہیں. یا نہ سوچتے ہوئے ہمارے دشمن کا جو ہے وہ اعلیٰ کار بن سکے، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ بہت سارے ایسے موقع آئے کہ جہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں ان آپسی اختلافات کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ آپ نے اپنے اتحاد سے ان تمام سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو چیلنجز ہیں ہم نے ان کو بھی ناکام بنانا ہے. آج ریاست انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. شادری آبادری. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.